हाँ जी, गुड इवनिंग। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? राणा लखा शुरू किया था। चलो बताओ, देखे कोहिल वंश की स्थापना कब हुई थी? किसने की थी? कौन सा अभिलेख है ये बताता है? कौन से राजा का अभिलेख है? वो कोहिल का कौन सा वंशज था? पांचवा वंशज था। इसमें कौन से माता जी के मंदिर और कहाँ के खनन उद्योग की जानकारी? कितनी ब्रांचेस थी इनकी? ये कौन से हिंदू थे? कहाँ कहाँ राज किया इन लोगों ने? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और मेवाड़ के पुराने नाम क्या क्या थे? और यहाँ गोहिलों का पहला बड़ा राजा कौन हुआ? उसका वास्तविक नाम क्या था? वो किसका शिष्य था? उनके आशीर्वाद से क्या जीता उसने? किसको हरा के जीता? कब जीता? और उसकी राजधानी कौन सी थी? और नागदा में उसने किसका मंदिर बनवाया? खुद को किसका दीवान मानते थे? उसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? पूछ लूं यार मैं 2 मिनट? तू पूछ रहा था कुछ? 2 मिनट मेरे को पूछने दे, सब पूछे। उसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? सूर्य मंदिर। और कौन सी धातु के सोने के सिक्के चलाए? कितने ग्रेन का था? मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चल। किसको हटा के आया? किसको बना के आया? पाकिस्तान के कौन से शहर का नाम करा? सीवी वैद्य उसकी तुलना किससे करता है? चार्ल्स मार्डल कौन से देश का था? उसकी उपाधियां क्या क्या? हिंदू, सूरज, राजगुरु और चकवे। उसकी अल्लट का एक और नाम क्या था? सारनेश्वर प्रशस्ति गति की उसकी दूसरी राजधानी कहां थी? आहड़ में किसका मंदिर बनवाया? किसकी स्थापना की? अमात्य किसको कहते हैं? संधि विग्रह किसको कहते हैं? बिस्काधीराज किसको कहते हैं? बंदीपति किसको कहते हैं? अक्षपटली किसको कहते हैं? और कौन सी व्यवस्था की जानकारी देते हैं? कौन सा अभिलेख ये बताता है कि उसकी माता का नाम महालक्ष्मी राष्ट्रकूट था? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। और उसके जो हूण रानी थी उसका नाम क्या था? और हरिया देवी ने क्या बनवाया था? हर्षपुर। जैत्र सिंह ने कौन से युद्ध में इल्तुतमिश को हराया? भूतला युद्ध की जानकारी कौन सी किताब में मिलती है? हमीर मद मर्दन किसने लिखी थी? इसमें हमीर किसको कहा गया? जैत्र सिंह के सेनापति कौन कौन थे? जब इल्तुतमिश ने नागदा उजाड़ दिया तो नई राजधानी क्या बनाई गई? चित्तौड़ बनाई गई। नासिरुद्दीन महमूद को उसने कब हराया था? आहड़ को किससे मुक्त करवाया था? कौन कहता है उसका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल था? दशरथ शर्मा। रतन सिंह के छोटे भाई का नाम क्या था? कुंभकर्ण कहां चला गया था? नेपाल में कौन सी शाखा का? उसकी रानी का नाम क्या था? पद्मिनी कहाँ की राजकुमारी थी? उसके पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? अलाउद्दीन को उसके बारे में कौन बताता है? पद्मावत बुक किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने कहां बैठ के लिखी? कब लिखी? कौन सी भाषा में लिखी? अलाउद्दीन ने कब अटैक किया था? क्योंकि वो अपने साम्राज्य का, क्योंकि चित्तौड़ के किले का क्या महत्व था? क्योंकि चित्तौड़ किला कौन से मार्ग पर स्थित था? व्यापारिक मार्ग। कौन से व्यापारिक मार्ग? क्योंकि अलाउद्दीन जब गुजरात जा रहा था उसे किससे टैक्स ले लिया था? और क्योंकि अलाउद्दीन मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्तियों को और रानी पद्मिनी की सुंदर था। पहला साका कब हुआ? जौहर किसने किया? कितनी महिलाओं के साथ? केसरिया किसने किया? उसके सेनापति कौन कौन थे? अलाउद्दीन ने कब्जा कब कर लिया? कितने लोग कटवा दिए? किसको सौंप दिया? नाम बदल क्या कर दिया? ऐसा कौन सी दरगाह के अभिलेख में? खिजर खान ने कौन सी नदी पे पुल बनवाया? और क्या बनवाया? मकबरे के फारसी अभिलेख में अलाउद्दीन को क्या क्या कहा गया? ईश्वर की छाया और संसार का। थोड़े दिन बाद ये किसको सौंप दिया गया? मालदेव सोनगरा को। और क्या कहा जाता है? अमीर खुसरो की बुक का नाम बताओ। खजानुल फुतूह का एक और नाम। चित्तौड़ को वापस गोहिलों के कब्जे में कौन लाता है? अमीर कौन से गांव से आया था? पहले कौन सी ब्रांच आई? उसने क्या टाइटल लगाया? पहले वाले क्या लगाते थे? अंतिम रावल कौन था? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? उसने सिंगोली के युद्ध में किसको हराया? मोहम्मद बिन तुगलक। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में उसे क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन। वीर राजा किसमें कहा गया? जैमस्टोड उसे क्या कहता है? उसने कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? ये मेवाड़ के गोहिल वंश की कौन सी देवी है? उनकी कुल देवी कौन सी है? जावर में चांदी किसके टाइम में निकली? कौन से बंजारे ने क्या बनवाया? चित्र बंजारे ने। बंजारे कौन होते हैं? इस झील के पास किसका चबूतरा बना हुआ है? नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? कितनी बातें पड़ी? लो भाई रे, पीछे माइक देना रहे इधर किसी को। माइक वाले भैया किधर गए? इधर ये माइक ला के दो। 2 लोग अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे। माइक आ जाए, माइक दे रहे इसको।
सबको पता चले कि सुन, वरना मेरे मेरे को सुनेगा ना। नमस्कार सर। ये विषम घाटी पंचानन, हाँ? जो विषम घाटी विषम घाटी की पंचानन जो तुम कह रहे हो उपाधि, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में वो ऐसे? एक तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभलगढ़ प्रशस्ति दोनों में है, तो सही दोनों है में ये नहीं बात? है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कीर्ति स्तंभ में नहीं है। नहीं। वो गलत पढ़ लिया। ठीक। अरे नहीं, कई किताब, बहुत सारी किताबों, ये सही कह रहे हैं, मैं कई सालों से जानता हूं इस बात को, वो तमाम किताबों में कीर्ति स्तंभ भी लिखा हुआ है और गलत है। आपने सही पढ़े, क्यों गलत पढ़े? और इधर दो पीछे, तो अपने डाउट क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। सर बप्पा रावल ने नागदा में सास बहू का मंदिर नहीं बनाया था? नहीं बनवाया, वो बहुत पुराना मंदिर है, सहस्त्र बाहु मंदिर, बापा रावल से बापा रावल का नहीं, बाद का मंदिर। तो उसने एकलिंग जी का मंदिर तो कैलाशपुर उदयपुर में बनाया था। वो नागदा को कैलाशपुरी बोलते हैं। भगवान शिव कौन से पर्वत पे रहते हैं? कैलाश, इसलिए जहां मंदिर बना उसका नाम कैलाशपुरी पड़ गया। और वो अलग से पढ़ेंगे, सहस्त्र बाहु मंदिर, वो उसका श्रीधर का बनवाया हुआ, अलग से पढ़ेंगे। इसको और दो इधर। हेलो। हाँ सर, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार किया, उसकी तारीख पे कंफ्यूजन है, 25 या 26 अगस्त। 25। सर कहीं कहीं 26 लिखी हुई काट है। के फेंक दे उसको जहां जहां लिखा। इस बात पे कोई डाउट नहीं करना, बॉस इज ऑलवेज राउट। चलो आगे। सर ये पिछोला झील का निर्माण हमने बुक में पिच्छू बंजारे के नाम पर सुना है। नहीं है, जहां सुना वहां सुना नहीं, पहले तो पढ़ा है। पढ़ा है। बुक सुनाती थोड़ी है, हाँ, नहीं तुम बुक पढ़ा के है। सामने जाता है, बुक शुरू हो जाती है। नहीं, वो ये पिछोला के चक्कर में पिच्छू कह देते हैं, पिछोली गांव था वो वहां, है ना? ठीक है, पिच्छू आ रहा है तो नेट पे बहुत सारी चीजें गलत है। विकिपीडिया को कोई एडिट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया मेरी रशिया में शादी हो चुकी है, मेरे 3 टाबर है। पर ऐसा नहीं है, बस खत्म बात है। मुझे लोग विकिपीडिया भेज देंगे, सर ये आपके, मगर यार मुझे खुद को ही पता नहीं विकिपीडिया कैसे पता। और मैं फिर बताऊं, एक तो हिस्ट्री में तारीख, सन, इनको लेके कोई विवाद नहीं, मैंने जो लिखा दिया वो लास्ट है। मैं एक चीज बताऊं, पहली बात तो आज दिन तक कब और कहां का कोई सवाल नहीं। हिस्ट्री 2 सवाल नहीं पूछती, कौन कौन से? कब और कहां। हालांकि स्टूडेंट इन्हीं को पढ़ता रहता है बार बार, वो मेरे से 2 ही सवाल पूछेगा, सर ये कब हुआ और ये जगह। इस बार तो जब प्री वाली वैकेंसी आ गई तो मुझे डेली इनका सामना करना पड़ता, सर जिले नहीं बन गए, सर अब तो लोकेशन चेंज हो गई। मैं उनको कहता लोकेशन का क्वेश्चन कौन पूछता है? फिर भी स्टूडेंट को लगता है कि सर को याद नहीं है। ये पेपर अभी हुआ है, 20 एक दिन पहले, उठा के देखिए, एक सवाल बताइए इसमें कहां पूछा हुआ है। जिला पूछ लिया हो, एक सवाल बताइए, नहीं कोई सवाल नहीं। हिस्ट्री कब और कहां से बहुत आगे की चीज है, हमने हिस्ट्री को कब और कहां के अंदर ला के रख दिया है। मुझे याद है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, तो मैं जब यहाँ पढ़ने के लिए आया तब हमारे टाइम में हिस्ट्री ऑप्शनल लेना पड़ता, सब्जेक्ट लेके पढ़ना पड़ता था। हिस्ट्री पढ़ते केवल, दूसरे सब्जेक्ट आपकी तरह पढ़ने ही नहीं पड़ते। तो हम पढ़ने के लिए नए नए आए, तो मैं बेसिकली वैसे साइंस का स्टूडेंट था, तो हिस्ट्री ज्यादा इस प्रकार से कभी लेना देना रहा नहीं था। तो दिलीप सर से पूछा आगे कि सर हिस्ट्री क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है। और आप वाले सवाल मेरे दिमाग में भी आते कि ये कब हुआ था। कहीं लिखा हुआ कि अकबर ने आक्रमण 1567 में किया, एक जगह कहीं पर लिखा हुआ कि उसने आक्रमण कब किया, 68 में किया। मैंने सर से पूछा, सर ने कहा कि देख इनमें कोई इतना ज्यादा यूं उलझने की आवश्यकता नहीं है, ये कब और कहां के सवाल न तो आते हैं ना इनके अंदर माथापच्ची करने की आवश्यकता है। और ऐसी तारीखें जो एग्जाम में आती है वो इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि वो सबको याद हो जाएगी, सब जगह एक जैसी लिखी है, तो उनमें भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। तो अपने एक गांठ बांध ली कि भाई हिस्ट्री में कब और कहां नहीं पढ़नी, इसके अलावा पढ़ना है। तो इसके अलावा क्या पढ़ना है कि इसके अलावा ज्यादातर हिस्ट्री में चीजें वो पढ़नी है जहां से आगे कुछ ना कुछ असर पड़ता हो उस घटना का, या तो उस समय या उसके बाद में कुछ ना कुछ ऐसा महत्व है कि वो पढ़नी जरूरी है, वरना उसके बिना अपनी पार पड़ेगी नहीं। भाई यूं होने को तो बापा रावल और अल्लट के बीच में भी 10 राजा है, अल्लट के जैतर सिंह के बीच में 5 राजा है, जैतर सिंह और रतन सिंह के बीच में कोई 5 राजा होंगे, आपके रतन सिंह और हमीर तो चलो आगे आ गया, हमीर और लाखा के बीच में कोई 2-4 राजा बने होंगे। हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमारा उद्देश्य राजाओं की वंशावली याद करना
तो ये थोड़ी है इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद ये, इसका क्या लगता है, उसका क्या लगता है, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कई बार टाबर आके पूछता सर हमीर लाखा क्या लगता है, भगवान जाने क्या लगता है। मेरे को इतना पता है एक राजा लाखा था, एक राजा हमीर था। ज्यादा से ज्यादा इतना ध्यान है कि लाखा पहले था, लाखा बाद में था, और हमीर उससे क्या था पहले। ऑर्डर इतना सा याद है, इसके अलावा ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं। मैं एक्सीडेंटल टीचर बना, यूं ही पढ़ा करता था, क्लास में थोड़ा ठीक सुना दिया करता दिलीप सर को, कहानियां वानियां थोड़ी आया करती, तो सर ने एक बार कहा तू राजस्थान जी के पढ़ा ले, तो मैं यूं क्लास के अंदर चला गया। उससे पहले मैं करंट की क्लासें ले लिया करता। हमारी टाइम में करंट सर नहीं आते थे कोई पढ़ाने, हम स्टूडेंट खुद ही करंट तैयार करके आते, और हम में से कोई बंदा एक आगे आगे पढ़ा दिया करता। हालांकि मुझे आप लोगों में बड़ी हूं कमी लगती है हमेशा कि आप नए तो खुद करंट पढ़ते हो, और यदि मैं कभी कह दूंगी आप में से कोई आपका साथी करंट पढ़ाएगा तो आप पढ़ो ही नहीं, आपको लगे ये क्या पढ़ाएगा। देखिए हमारे साथ में हम जितने लोग थे, हम में से कोई खड़ा होता वो क्लास में पढ़ाया करता, और हम सारे बैठ के वैसे ही पढ़ते जैसे कोई सर पढ़ा रहा है। वो बोले मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दूसरा पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो बाकी क्लास सुनती है, दूसरा पढ़ा रहा है तो मैं सुन रहा होता वो सब बातें। आप में ये धीरज तो समाप्ति हो गया है, इसलिए अब हमें लगता है कि नहीं, अब तो टीचर को ही जाके खड़ा होना पड़ेगा। जब तक इनके छाती पे जाके नहीं कोई खड़ा होगा तब तक ये लोग पढ़ेंगे नहीं। तो हम खुद ही तैयार करके आते। तो मुझे थोड़ा ही एक्सपीरियंस था पढ़ाने का, मैं क्लास में ठीक बोल लिया करता, क्लास कंट्रोल भी रहती मेरे से। तो सर ने कहा तू ये पढ़ा ले, तो मैं पहले दिन पढ़ाने के लिए गया, मेवाड़ी शुरू किया। जाते ही पहले दिन मेवाड़ शुरू किया तो पहले दिन ही पहुंच गया भाई जैतर सिंह पे। तो मैंने लिखवाया भूताला का युद्ध जैतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ। मैंने पूरा बहुत ढंग से बताया कि इस युद्ध में इल्तुतमिश हारता है, हमीर मदमर्दन किताब है, हमीर मदन और जयसिंह सूरी की भी मेरे को खूब सारी कहानियां पता थी। अब मैं नहीं बताता आपको कि मुझे लगता है कि यार वो काम की नहीं है तो क्यों बताऊं। वो मेरी पहली क्लास है तो मुझे लगता था यार इन बच्चों को मैं बताऊं मेरे पास ज्ञान है, ताकि ये मेरे को एक्सेप्ट करे, वरना पहली क्लास में एक्सेप्ट कैसे करेंगे। तो मैंने उनको जयसिंह सूरी पे कोई 5 कहानियां सुनाई कि गुजरात का था, इसने क्यों किताब लिखी, किसके दरबार में लिखी, इसमें क्या लिखा हुआ है, खूब सारी बातें बताई। फाइनली मुझे लगा कि काम का सवाल यही है कि हमीर मदमर्दन का राइटर बताइए जयसिंह सूरी, बाकी कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन ये आएगा कि जयसिंह सूरी के हमीर मदमर्दन कौन से युद्ध की जानकारी देती है, भूताला, कौन जीता कौन हारा, ये भी कोई सवाल नहीं बनते। मैं जैसे ही मैंने मेरे समाप्त किया लेक्चर, आगे बढ़ने लगा तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा सर 2 सवाल, ये तो भूताला कहाँ है, एक भूताला का युद्ध कब हुआ था। और अब आपको उसकी सौगंध है, मुझे दोनों ही नहीं आते थे, ना तो मुझे ये पता था भूताला कहाँ है, ना मुझे ये पता था कि भूताला का युद्ध कब हुआ था। उससे पहले मेरे 2 मेंस लिखे हुए थे। तो ये भी नहीं कि भाई मैं अचानक कोई उठ के आ गया था, मैं पढ़ता था, खूब अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, पर मुझे पता था ये सवाल ही नहीं पूछा जाता, तो मैंने स्टूडेंट लाइफ में कभी याद ही नहीं किया। मैंने पूछा, जैसे ही उसने पूछा सर भूताला का युद्ध कब हुआ और भूताला कहाँ है, तो मैंने उसकी तरफ दया भरी दृष्टि से कहा कि हाँ तू ही बता दे कब हुआ था और कहाँ है, मुझे तो दोनों ही नहीं पता है इस बारे में। तो वो क्लास में काफी सीनियर लोग बैठते थे, एक 3rd ग्रेड टीचर बैठे हुए थे, सर कोई मास्टर जी थे वो बैठते, तो मार साहब खड़े हुए, मार साहब को लगा कि सर की इज्जत बचाई जाए, फिल्टर लगा उस कैमरे में, ऐसे फोटो नहीं लेने, ऐसे बहुत काली आती है फोटो। उसका ध्यान मेरे में है ही नहीं, उसका ध्यान पूरा कैमरे में है कि मैं वीडियो बना लूं इसका, तो फिल्टर लगा के ऐसे नहीं बनाने वीडियो अपने। तो ओ मास्टर जी को लगा कि यार सर का पहला दिन है और बेइज्जती हो रही है, और उनको लगा यार भलाई आदमी ठीक ही पढ़ा रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है यार, एक आदमी को 100 की 100 बातें आनी जरूरी थोड़ी है, 90 भी आती है तो ठीक बात है। तो खड़े हो गए, उन्होंने कहा सर मैं बता देता हूँ, बताओ। तो उन्होंने कहा भूताला नागदा के पास पड़ता है। तो ये मैंने भी बात बताई थी कि नागदा के पास भूताला है, भूताला में जश्न मनाने लग गए थे, वहां से नागदा आए, उस नागदा लूट गया। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली सर नागदा से थोड़ी दूरी पड़ता है। तो अब मैंने कहा भाई नागदा यदि उदयपुर में, तो इसका मतलब भूताला भी कहां पर है, उदयपुर। एक सवाल तो क्लियर हुआ। अब स्टूडेंट का दूसरा सवाल था कब हुआ था, तो मैंने फिर उन मास्टर जी की तरफ देखा कि एक बार इज्जत और बचाओ, ये कपड़े खोल देगा वरना पहले दिन भाई। फिर क्या एक बच्चे का जवाब यदि आप नहीं दे पाओ पहली क्लास में, मैं कहता हूं अब आप मेरे से 50 सवाल पूछ लो और मैं 50 के जवाब नहीं दे पाऊं ना, तो भी आपको लगेगा सर ठीक है। पहली क्लास में एक का भी नहीं जवाब दो, उनको इसको कुछ आता नहीं, आपको विश्वास कमाना पड़ता है धीरे धीरे। तो अब मैंने वापस मास्टर जी की तरफ देखा प्लीज, तो मास्टर जी ने कहा सर भूताला युद्ध की कोई डेट है ही नहीं, ये 1222 से 1234 के बीच कभी हुआ था, ऐसा इतिहासकार मानते। तो मैंने कहा जब इतिहासकार ही एक मत नहीं हो पाए कि 22 से 34 के बीच कब हुआ था, तो अपने क्यों इसमें इतना लोचा लेना कि भाई कब हुआ था। पर अगला बंदा फीस दे के आया था, तो उसने कहा ना ना तुम बताओ, बोले इतिहासकारों को पता होगा नहीं हो, तुम बताओगे कि 1222 से 34 के बीच कब हुआ था। उसने वापस कहा सर आपका क्या विचार है, इतिहासकार कुछ ही कहते हो, आपके हिसाब से क्या है। मुझे लगा जब मेरा ही पूछ रहा है, तो मैंने कहा 1234 है। तो उसने कहा सर आप 1234 कैसे कह सकते हो, मगर इजी याद हो जाएगा ना 1 2 3 4। भाई 1222 से 1234 में कभी डिसाइड करना है मेरे से, तो मैं 1234 याद करूंगा यार। तो मैंने खूब साल तक इसको 1234 पढ़ाया, क्योंकि मेरे को पता था ये सवाल कभी आना नहीं।
अभी 2-3 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने राजस्थान जीके की अपनी किताबें चेंज की, उसमें भूताला युद्ध लिखा हुआ है 27, तो मैंने आपको क्या लिखा दिया, बाकी ये कब हुआ था किसी को नहीं पता। और आप नोटिस कीजिए, मैं 2 दिन से पूछ रहा हूं, मैंने एक बार भी नहीं पूछा भूताला युद्ध कब हुआ रिवीजन में। मैं सब पूछ रहा हूं, एक एक बात पूछ रहा हूं, उसमें नहीं पूछ रहा क्योंकि मैं जानता हूं ये सवाल कभी नहीं आना। पर ये मेरे को इसलिए लिखवाना पड़ता है कि आपकी नई नई क्लास में मुझे टीचर बना के भेज दिया जाता है, मैं ना लिखवाऊं तो आपको लगता है सर को नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है इनको अविश्वास ना हो, अभी इनकी फीस लेनी बाकी है ठीक है। और पहली क्लास के अंदर अब फीस जमा करा दी, अब नहीं बता रहा मैं अब खा जाऊंगा भाई साहब सारी की सारी बातें। बस ये हथकंडा था आपको फीस लेने के लिए, फीस जैसे जमा हो जाती है उसके बाद मैं बताना क्या कर देता हूँ बस। उसके बाद स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि अब ये जैसे बताएगा ठीक है यार फीस तो दे ही दी, तो ठीक ठाक अपने बीच फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। कुल मिला कहने का मतलब ये है अपने इन चीजों में एनर्जी वेस्ट है ना, एनर्जी ढंग की चीजों में लगाएंगे, एनर्जी इस चीज में लगाएंगे एक्सपर्टली क्या काम करता है। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये अच्छा बनता है कि भाई हरिया देवी है वो कौन से वंश की राजकुमारी है, हूण, तो ये है कि भाई हूण बाहर से आए थे अपने यहाँ पर किस प्रकार से स्टेब्लिश कर गए, है ना। अच्छा क्वेश्चन ये है कि कुंभकर्ण किस प्रकार यहाँ से बाहर चला गया, कब गया कोई लेना देना नहीं, पर वो बाहर गया, बाहर जाके भी हमारा जो एक यहाँ का जो डायनेस्टी है उसको वहां पर जाके स्टेब्लिश किया। अच्छा क्वेश्चन ये है कि हमें ये पता हो कि चित्तौड़ में किला क्यों बना, इधर उधर नहीं बना, वो थोड़ा उधर बन सकता था इधर बन सकता था, क्योंकि चित्तौड़ दिल्ली से मालवा गुजरात के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। उससे हमारे दिमाग क्लियर चीजें रहेगी, इसका मतलब राजा जब भी कोई किला बनाता है तो आर्थिक स्थितियों का ध्यान रखता है कि जहां पर फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन होगी वहां पर वो रहेगा, बाकी जगह पर रहेगा। आई बात समझ में, आप मैं लिखवाऊंगा, अब क्या मैं तो 10-12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, एक जैसी चीजें याद होगी, मैं आपको सारे सन भी लिखवाऊंगा, मैं सारे जिले भी आपको लिखवाऊंगा, आजकल तो नए वाले भी मैं लिखवा ही देता हूँ, यार नए वाले में चला गया तो वो भी मैं लिखवा दूंगा, याद नहीं करना। हालांकि मेरे कितना भी कहने के बावजूद आप याद करोगे, है ना, और याद हो ही जाते हैं वैसे भी, धीरे धीरे अपने आप में याद हो जाते हैं, पर इन पे एनर्जी नहीं लगाएंगे कि भाई एनर्जी लगाने की चीजें दूसरी है। ठीक है, रो के अंदर अपने पढ़ रहे हैं, कोई चीज छोड़नी नहीं, ये भी नहीं कि हम जबरदस्ती छोड़ रहे हैं कि सन आ गया अब तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन यह ऑर्डर याद रहता है। हिस्ट्री बिना ऑर्डर के कुछ नहीं, कम से कम ये तो पता चलता है ये पहले हुआ था ये बाद में हुआ था। एकदम ही नहीं पता हो फिर हमारी ये लोचा हो जाएगा रतन सिंह पहले था हमीर पहले था, वो भी तो दिमाग के अंदर एक ऑर्डर तो रहना चाहिए, वो आपके दिमाग में रहने लग जाएगा, बस मोटी मोटी बात याद रहेगी, ठीक रहेगा। फिर आपके इतना से दिमाग रहेगा 8वीं शताब्दी के आसपास की 9वीं शताब्दी के आसपास की हो जाएगी आप। और इस बात में तो एकदम ही नहीं करना कि 25 अगस्त तक 26 अगस्त है, क्या फर्क पड़ता है, मत कहता हूँ 26 है 26 लिख ले, हो सकता है मैं किसी बेच में 26 बोल जाऊं। मैंने तो इनका भी कभी लोड नहीं लिया, मेरे खूब सारे बेच में सन वाला इधर उधर लोचा हो जाता है, किसी के अंदर 67 का 68 हो जाता है, तो मैंने कभी लोड नहीं लिया। कई बार स्टूडेंट कहता है सर आपने लिखा था 67 और अकबर ने आक्रमण किया था 68, मगर यार 67 में रवाना हुआ था, आते आते 68 हो गया। और सच्ची उसने एक अटैक किया था नवंबर में, वहां से रवाना हुआ था, यहाँ पे फरवरी में आया, तो बाद में नवंबर फरवरी में तो सन चेंज हो गया ना, तो आप कहोगे 67 में वो रवाना हुआ, क्या पढ़ना है, या तो 67-68 पढ़िए या 67 पढ़िए या 68 पढ़िए। और ऐसा एक सवाल आप मुझे नहीं दिखा सकते जिसमें अगले ने ये पूछ लिया होगा अब बता 67 68 69 70, अब बता इसका जवाब क्या होगा। और मैं कहता हूं यदि पूछ भी लिया ऐसा सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं, छोड़ दिया जाए। वे सवाल जो सबको आते हैं वो हमारे सही हो जाने चाहिए, ऐसा सवाल जो किसी को नहीं आता आपको भी नहीं आता जिससे कोई फर्क पड़ता। वो मेरे को याद है, मैं बहुत शुरू में जब पढ़ाने लगा तो मैंने दिलीप सर को कहा कि सर आपने कह तो दिया, आपने मेरे पे विश्वास दिखाया कि तू क्लास में चला जा, पर फिर भी मैं क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं पढ़ाऊंगा। तो सर ने कहा तू तो मेरे नोट्स है मेरे से पढ़ाओ, मेरे नोट्स है राजस्थान जी के, ये याद कर ले, ये क्लास में जाके पढ़ा दे। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा शैणप लगाया और मैंने कहा नहीं सर मैं 2-4 किताबें भी पढ़ लेता हूँ और उनसे भी अच्छी अच्छी बातें छांट के आप वाले नोट्स में लिखवा देता हूँ, और फिर सर ऐसे नोट्स तैयार करवा देता हूँ एक भी सवाल उन नोट्स में से कभी बाहर नहीं आएगा। तो सर ने मेरे को बहुत भली बात कही उस दिन। सर ने कहा कि देख राजवीर यदि तू 5 रजिस्टर भरवा दे और 5 रजिस्टर भरवा के बच्चों को कहे कि इस बार 20 सवाल राजस्थान जीके के आए थे और उनमें से एक भी नोट से बाहर नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। इसकी अपेक्षा रजिस्टर 1 भरवा, क्वेश्चन भले 15 है 20 में से 5 नहीं आएंगे ना, कोई बच्चा तेरा आके गला नहीं पकड़ेगा कि 5 क्यों नहीं आए, पर बच्चा एक रजिस्टर का रिवीजन तो कर लेगा। यदि तू 5 भरवा गया तो 18 सब्जेक्ट है, 90 रजिस्टर होंगे, रिवीजन कब करेगा। एक चीज को बार बार पढ़ लिया जाए बनिस्बत 5 अलग अलग चीजों को पढ़ने की। इसलिए मैंने आज दिन तक सर के नोट्स के अलावा राजस्थान जीके की कोई किताब नहीं पढ़ रखी। कई बार मेरे को कोई आ कहता है अरे सर आपकी हिस्ट्री बड़ी गजब है, मेरे को मन ही मन शर्म आती है कि मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है।
मैं उतनी हिस्ट्री जानता हूं जिससे आरपीसी का पेपर पास हो जाता है। बाकी हिस्ट्री बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है भाई। खाली नागदा को राजधानी बनाया, या नागदा में एक मंदिर है एकलिंग जी, इस पे लोग 500 पेज की पीएचडी लिखते हैं। नागदा का मंदिर है एकलिंग जी, इस पे लोग 500 पेज भरते हैं। मंदिर कैसा है, कब बनाया गया, कौन सा पत्थर था, क्या डिजाइन है, शिखर कैसा है, चबूतरा कैसा, सीढ़ियां कैसी है, मूर्ति कैसी है, किधर देख रही है, बाहर मूर्तियां कैसी है, ये क्यों लगाएगी, इनका क्या कारण था, ये भी अपने आप में पीएचडी का टॉपिक है। हमें तो एक लाइन आती है। और अपने वाली इस तैयारी का एक सीधा सा फंडा है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। जैक को थोड़ा थोड़ा सा बनना चाहिए, मास्टर किसी में भी बनना। मैं सुबह वाले बैच में किसी में हंस रहा था, सुबह वाले बैच में किसी ने बच्चों ने क्वेश्चन पूछ लिया, काफी दिन हो गए, महीना भर आपसे, ठीक जो पहले बैच चला था उसकी बात थी। तो यूं कोई बच्चे ने मेरे से कोई सवाल पूछा, ऐसा कोई सड़सड़ अड़सड़ टाइप का ऐसा कोई सवाल था, सर ये था ऐसा कोई सवाल। तो मैंने उसको आगे, यार अभी देख मैंने कल तेरे को बीकानेर पढ़ाया था। उसने कहा हाँ। तो मैं इसमें बीकानेर में एक राजा लिखवाया होगा मैंने, अनूप सिंह। मैं हाँ। मैं देख इसमें मैंने कितनी लाइनें लिखवाई है। तो उसने कहा सर आपने इसमें 7 फैक्ट लिखवाए, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो मतलब अनूप सिंह के बारे में कितने फैक्ट है तेरे पास? 7। तो मैं अनूप सिंह पर पीएचडी कर रहा हूं, मैं 700 पन्ने लिखूंगा। अनूप सिंह पे कोई 50 पन्नों की तो मैं सिनॉप्सिस जमा करवा के आया था, अब मैं उसको बड़ा करूंगा और कम से कम 600-700 पन्नों की पीएचडी लिखूंगा, तब जाके मेरी सबमिट होगी। इसका मतलब अनूप सिंह के बारे में 700 पेज तो मैं जानता हूं, तो तेरे को तो मैंने 7 ही लिखवाए। मैं इस बात को जानता हूं कि आरपीसी का पेपर पास करने के लिए 7 फैक्ट ही चाहिए। 2 तरीके हैं, या तो मैं मेरा ज्ञान बहा दूं आपको, अनूप 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 कर दूं, और आपको लगे कि अरे यार सर तो खुद ही अनूप सिंह अवतार है ना, और कितना कुछ आ रहा है। एक ये है कि अनूप सिंह के बारे में 7 बातें 4 मिनट में बताई, आगे चले, तेरे एग्जाम में काम आ जाएगी, सबसे अच्छी बात है ना। तो अपने भी पढ़ते समय न, भाई आपको स्प्रिंग बोर्ड में हमारे सबसे अच्छा ये मिलेगा, हम जितने लोग पढ़ाने वाले हैं, हम पहले यहीं के स्टूडेंट थे, तब जितने लोग हम सारे के सारे यहाँ के स्टूडेंट थे, बाद में यहाँ पढ़ाने लगे, तो सबके एग्जाम वगैरह दिए हुए, इसलिए हमें वो पूरा पूरा सा पता है कि यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, उसको पढ़ना कैसे। बाकी आप विजय सर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इकोनॉमी का इनका क्या लेना देना। पर मुझे लगता है भारत में सबसे अच्छी इकोनॉमी विजय सर पढ़ाते हैं। विजय सर से अच्छा इकोनॉमी कोई टीचर ही नहीं। मैं कहता हूं, मैं राजस्थान जी के जैसे मेरे जैसे कोई आप 100 मास्टरों से पढ़ लेंगे। आइए, अपनी फ्रीक्वेंसी है कि मेरी बात आपको थोड़ी ठीक लग जाती है, किसी की बात ठीक नहीं लगे, हो सकता है किसी की बात बहुत अच्छी लग जाए, पर विजय सर से अच्छा इकोनॉमी कोई टीचर नहीं। मैं हमेशा कहता हूं पिछले 10-12 सालों में जब से मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, मैंने विजय सर से इंटेलिजेंट बंदा ही नहीं देखा कोई। तो सारे सब्जेक्ट आते हैं, सारे सब्जेक्ट आते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं। अब क्या हमारे पास बेच इतने ज्यादा हो गए, इसलिए विजय सर केवल इकोनॉमी रिथिक्स पढ़ाते हैं। पहले यही विजय सर आईआर पढ़ाते थे, ये विजय सर हमारे बाद में उस टाइम टेक्नोलॉजी पढ़ा लिया करते थे, सोशियोलॉजी पढ़ा लिया करते, जो सब्जेक्ट सामने आता वो पढ़ा लिया करते। जब आपका एग्जाम, मैं कहता हूँ थोड़े दिन में आप पढ़ा लोगे। आप जब एक एग्जाम दे लेते हो तो 18 सब्जेक्ट आपने पढ़ लिए, कोई 4-5 तो ऐसे होंगे ना जो आपको बहुत अच्छे आने लग जाएंगे। पढ़ाने का मतलब क्या, किसी को समझाना, उतना ही समझाना जितना एग्जाम में आता है। ये तो है कि नहीं कि भाई टेक्नोलॉजी समझानी तो आप चंद्रयान उड़ा के दिखाओ, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आता है वो तो आप ही बता दोगे, बस मास्टर का इतना से तो काम होता है। आई बात समझ में? तो थोड़ा ध्यान ही रखना, आपने हिस्ट्री में तो विशेषता ध्यान रखना। और सवाल पूछने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हो, पर सवाल सारे के सारे क्लास में पूछोगे, खड़े होके पूछोगे, जैसे आज पूछे थे। मैं जब निकल रहा हूं उस समय मेरे से कोई सवाल पूछोगे, उसके 2 रीजन है। एक तो ये है कि आप क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछोगे, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, इससे आपकी झिझक खुलती है कि अपने 200 लोगों में, 500 लोगों में, 700 लोगों में खड़े होकर भी सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा, मैं खुद का लालच देखता हूं, यदि मैं रास्ते में खड़ा हो गया तो फिर आपकी भीड़ मुझे घेर लेगी यहीं पे, अगले 1 घंटे तक मेरे को यहाँ से बाहर निकलने, तो मैं देखता हूँ और मैं जल्दी से निकल जाऊं। और मैं मेरे दूसरी क्लास में जाना होता है, जैसे आप वाली क्लास के बाद तो क्लास नहीं होती, पर फिर भी कोई बच्चों से मिलना होता है और होता है, वो लोग वेट कर रहे होते हैं, उधर जाना होता है। आप डेली कभी भी क्लास में खड़े होकर पूछ सकते हैं, ये भी नहीं कि आप क्लास के शुरू में, क्लास के अंत में पूछें। मैं पढ़ा रहा हूँ, बीच में आप तो रोक दिया करोगे, भाई रुक जाए एक बार, पहले ये क्वेश्चन बता, फिर आगे बढ़। मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि ग्राहकों की संतुष्टि हमारी परम है। आई बात समझ में? आप कभी भी पूछ सकते हैं। चलो क्या लिखा था लास्ट में कुंभा अड्डा वाले? अब सुनो, देखो हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। कौन सी रियासत है? मेवाड़। और मेवाड़ में कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं? गोहिल। गोहिल डायनेस्टी। गोहिल वंश का कौन सा राजा पढ़ रहे हैं हम? राणा लाखा। कौन सा पढ़ रहे हैं?
हमीर के बाद में नाम क्या क्या लगने लग गया था? लाखा। राणा लाखा का बेटा है, उसका नाम है चुंडा। क्या नाम है? राणा लाखा का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम क्या था? चुंडा। सबसे बड़ा बेटा ज्यादातर मामलों में क्या बनता था? अगला राजा। तो अगला राजा बनने का दावेदार कौन है? चुंडा। तो जो भी अगला वो राजकुमार जो अगला राजा बनता उसको बोलते युवराज। क्या बोलते? तो युवराज को बाद में ट्रेनिंग देते कि भाई अब इतनी लड़ाइयां होती, राजा पता नहीं कौन सी लड़ाई में मर जाए, तो अचानक बनना पड़ सकता, तो एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। तो लाखा के टाइम में राजकाज कौन संभालने लग गया था? चुंडा। इधर एक रियासत और पड़ती है पास में, उस रियासत का नाम है मारवाड़। कौन सी रियासत है? मारवाड़ के अंदर एक राजा है, उस सॉरी एक वंश है, उस वंश का नाम है राठौड़। क्या नाम वंश का? राठौड़ वंश है। जैसे मैंने बताया कि मेवाड़ वाले पहले तो नाम के पीछे लगाया करते, नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? और बाद में क्या लगाने लगे थे? राणा। ये उपाधियां थी। ऐसे कैसे मारवाड़ वाले नाम क्या क्या लगाते? राव। क्या लगाते? तो यहाँ का एक राजा था, उसका नाम था राव चुंडा। क्या नाम था? दोनों अलग अलग आदमी है, इधर वाला चुंडा अलग है, इधर वाला चुंडा अलग। ये वाला जो चुंडा ये तो अभी युवराज राजा बना नहीं, ये वाला क्या राजा बना हुआ? ये गोहिल वंश का। ये कौन से वंश का है? राठौर। ये जो राव चुंडा था, इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था हंसाबाई। क्या नाम था? किसकी राजकुमारी? हंसाबाई। राव चुंडा कहां का राजा? कौन से वंश का राजा? राव चुंडा देख रहा था अगर हंसाबाई की शादी की जाए किसी अच्छे राजकुमार के साथ की जाए। अच्छा, अक्सर जब भी राजा अपनी राजकुमारी की शादी करते तो ये देखते कि ऐसे राजकुमार के साथ की जाए जो अगला राजा बने। तो क्या बने? क्योंकि भाई एक राजा के कई बेटे हैं, उस बेटे के साथ करो जो अगला राजा बनेगा। मान लो ऐसे बेटे के साथ कर दी जो अगला राजा नहीं बनेगा, तो वो तो फिर सामंत बनेगा। फिर राजा को लगता है मेरी राजकुमारी ऐसे को दे दी जो राजा ही नहीं बना, सामंत बना, 2 गांव लेके बैठा, ये मेरी बेइज्जती है यार। मेरी राजकुमारी की शादी इस प्रकार में कर दी गई है। तो चुंडा देख रहा है कि यार आसपास में कोई ऐसा राजकुमार जो अगला राजा बने, योग्य भी हो, उससे की जाए। और वैसा योग्य कोई बंदा था, तो वो कौन था? पता चला कि चुंडा का प्री का पेपर अच्छा हो रखा है ना, हिंदी इंग्लिश भी पढ़नी शुरू कर दी है, मेंस भी उसका पास हो जाएगा, तो पक्का आरएस लग जाएगा। तो अपनी शादी किससे कर दी जाए? चुंडा। तो इधर वाले चुंडा ने अपनी राजकुमारी हंसाबाई का रिश्ता कौन से चुंडा के लिए भेजा? इधर वाले के, मारवाड़ मेवाड़ वाले के लिए। अच्छा, रिश्ता लेके पहले कोई ना कोई लोग जाया करते, तो 5 पंडित जी भेजेगे कि पंडित जी जाओ मारवाड़ की राजकुमारी का रिश्ता कहाँ करके आओ? मेवाड़। मेवाड़ में राणा जी कौन है? लाखा। लाखा का कौन सा बेटा अगला राजा बने वाला? चुंडा। तो लाखा जी सिंहासन पर बैठे, चुंडा पास वाली सीट पर बैठा, प्रशासन वो संभाल रहा था उन दिनों में। गेट कीपर आया, गेट कीपर ने कहा लाखा जी मारवाड़ से 5 दूत आए आपसे मिलना चाहते हैं। लाओ भाई अंदर लेके आओ। पूछा भाई हाँ भाई बताओ क्या समाचार लेके? मारवाड़ में सब राजी खुशी है? उनका सब सब दया है, राणा जी की जिससे दोस्ती हो उसका किस प्रकार का टेंशन हो सकती है, सब ठीक चल रहा है, बताओ हमारे लिए क्या समाचार लेके आए? तो उन्होंने कहा कि हम मारवाड़ से नारियल लेके आए। क्या लेके आए? नारियल का मतलब होता था लड़की का रिश्ता लेके आए। और जैसे ही लाखा जी ने सुना कि नारियल लेके आए, लाखा जी जोर जोर से, लाखा जी ने कहा क्या बात है, बुढ़ापे में अभी तक हमारे लिए नारियल आ रहे हैं। लाखा जी को लगा मेरे लिए रिश्ता है, और राजाओं के बुढ़ापे में ब्याह होते थे, कोई बड़ी बात भी नहीं थी। पर जैसे उन्होंने ये कहा तो सामने दूध खड़े, उन्होंने कहा अरे सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी, एक्चुअली रिश्ता आपके लिए नहीं लाए, हम आपके राजकुमार चुंडा के लिए लाए। ये कहते लाखा जी तो चुप हो गए, पर सामने जो पब्लिक बैठी थी वो जोर जोर से हंसने लग गई। और उनको लगा कि यार लाखा जी को देखो, पैर कब्र में है पर दिल है कि मानता है, मतलब बुढ़ापे में भी डोकरे को ब्याह करने हैं अभी तक। अब जब सामने पब्लिक हंसी तो चुंडा को बड़ा बुरा लगा, आपके मुंह पे आपके पापा की कोई बेइज्जती करे, पापा पे हंसे तो बुरा लगे। तो चुंडा ने हाथों हाथों दूतों को थैंक यू, आप मेरे लिए रिश्ता लेके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि मेरे पिताजी ने भले गलती से ही आपकी राजकुमारी से शादी की इच्छा जाहिर कर दी, तो आपकी राजकुमारी अब मेरे लिए मम्मी समान है, इसलिए मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं करूंगा। आपकी राजकुमारी की शादी किससे करो? पापा से करो। तो उन्होंने कहा यार चुंडा, तेरे पापा को देख यार, तेरे पापा मरने वाले हैं वैसे, और बुढ़ापे में हम कैसे कर सकते हैं ऐसे। और फिर उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात, भाई बुढ़ापे वाला भी राजाओं के इस प्रकार की शादियां होती थी, इससे बड़ी बात यह है कि यदि हम लाखा के साथ शादी कर देते हैं हमारी राजकुमारी हंसाबाई की, अगला राजा कौन बनेगा? चुंडा ने कहा अगला राजा तुम्हें बनूंगा। फिर क्या मतलब निकला? फिर मतलब हंसाबाई का बेटा को उसको तू 2 गांव दे के कहेगा वहां बैठ जा, ये भाई साहब बेइज्जती है कि हमारी राजकुमारी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहे, मारवाड़ के राजा के बेटी का बेटा 2 गांव लेके बैठा रहे ना, ऐसा नहीं होने देंगे। तो चुंडा ने कहा कि यदि आपको यह लगता है कि भाई आप राजा नहीं बनेगा, आपका जो दोहिता होगा, आपका जो भांजा होगा, इसलिए नहीं कर रहे, तो मैं कसम खाता हूं कि अगला राजा मैं नहीं बनूंगा, अगला राजा मेरा जो सौतेला भाई होगा, हंसाबाई का बेटा होगा, उसको बना दे, और मैं राजगद्दी छोड़ने के लिए तैयार हूं, आप भले अपनी राजकुमारी की शादी कर दीजिए। ऐसी प्रतिज्ञा या तो महाभारत में की थी भीष्म, किसने की थी? भीष्म। या ऐसी कौन कर रहा है? इसलिए चुंडा को कहते हैं मेवाड़ का भीष्म। क्या कहा जाता? मेवाड़ का क्या कहा जाता? मेवाड़ का
पिता में नहीं है ना, पिता में उनके नाम के आगे बहुत बाद में जाके जुड़ा था। वह यूं था, हस्तिनापुर दिल्ली को बोला करते। किसको बोलते? दिल्ली के आसपास में जगह थी, कहते हैं यूपी साइड में हस्तिनापुर नाम की जगह थी। और यहाँ के राजा थे, उनका नाम था महाराज शांतनु। क्या नाम था? महाराज शांतनु। महाराज शांतनु का राजकुमार, उस राजकुमार का नाम है देवव्रत। क्या नाम है? देवव्रत। एक दिन महाराज शांतनु नदी के किनारे घूमने के लिए गए हुए थे। वहां उनको एक लड़की पसंद आती, उस लड़की का नाम था सत्यवती। उन्होंने सत्यवती के पिता कहा, भाई मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सत्यवती के पिता ने कहा, भाई कल मैं दरबार में आगे लोगों के सामने बातचीत करूंगा, फिर ब्याह करें। ठीक है। अगले दिन महाराज शांतनु अपनी सीट पर बैठे, देवव्रत पास में बैठा। वो युवराज है, अगला राजा बनेगा हस्तिनापुर का। सत्यवती के पिता है। सत्यवती के पिता ने आग कहा, भाई देवव्रत क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी महाराज शांतनु मेरी बेटी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं? उसने कहा हाँ। पर देवव्रत एक बात बताओ कि अगला राजा कौन बनेगा तुम्हारे पिता के मरने के बाद? उसने कहा मैं बनूंगा। तो कहा यदि तुम राजा बनोगे तो मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे पिता से नहीं करूंगा। मेरी बेटी का बेटा यदि अगला राजा बने तो ही मैं शादी करूंगा। देवव्रत ने कहा यदि आपकी ये इच्छा है और मेरे पिताजी यदि शादी करना चाहते हैं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं अगला राजा नहीं बनूंगा, आपकी बेटी के बेटे को अगला राजा बना दिया जाएगा। उसने वापस कहा सत्यवती के पिता ने, देवव्रत एक बात और बताओ, क्या तुम खुद शादी करोगे? उसने कहा हाँ मैं शादी करूंगा। तो कहा कल को तुम्हारे बच्चे होंगे और जो मेरी बेटी के बच्चे होंगे, मतलब जो तुम्हारे सौतेले भाई होंगे, उनकी उम्र लगभग बराबर होगी। तो तुम भी शादी होगी, तुम शादी करोगे, तुम्हारे पिताजी शादी कर रहे हैं, तो बच्चे तो बराबर हो जाएंगे। तो कल को तुम तो मना कर रहे हो कि मैं राजा नहीं बनूंगा, कल को तुम्हारे बेटे क्लेम कर देंगे कि हमारे पापा तो भोले निकले जो राजा नहीं बने, बाकी राज तो हमारा है, तो वो मेरे जो बेटी के बेटे उनको मार के राज प्राप्त कर लेंगे। और देवव्रत ने कहा यदि आपको इतना डर लगता है तो मैं कसम खाता हूं कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो देवव्रत ने दो कसमें खाई, न तो मैं राजा बनूंगा न मैं शादी करूंगा। ऐसी भीषण प्रतिज्ञाओं के कारण उसका नाम पड़ा भीष्म। क्या नाम पड़ा? बाद में वो इतने साल तक जीवता रहा कि लास्ट में पोते पड़पोते हो गए। तो पोते पड़पोतों को तो पितामह ही हो गया, इसलिए हम उनको क्या बोलने लगे? भीष्म पितामह। क्या बोलने लगे? बाकी वो भीष्म इसलिए क्योंकि भीषण प्रतिज्ञाएं करते हैं, इसलिए क्या है? भीष्म। वैसी भीषण प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? चुंडा। हालांकि भीष्म ने दो प्रतिज्ञाएं की थी, ना तो मैं ब्याह करूंगा और ना ही मैं राजा बनूंगा। चुंडा ने एक ही की। चुंडा प्रैक्टिकल है इस मामले में। चुंडा ने कहा मैं राजा नहीं बनूंगा, बाकी चुंडा ने कहा ब्याह करूंगा, जितने कर सकता हूं उतने करूंगा, जनसंख्या में जितना अनुकूलतम योगदान दे सकता हूं। तो चुंडा जी के पीछे पूरा परिवार चला है, पूरी क्लेन चली है चुंडावत। मैं क्या कई बार जब पढ़ाता हूं कि चुंडा के वंशजों ने वहां कब्जा कर लिया, कोई स्टूडेंट आकर है पर सर चुंडा ने तो सौगन खाई थी, क्या कि वो शादी नहीं करेगा? ना, ये सौगन नहीं खाई, उसने केवल एक सौगन खाई थी कि वो राजा। पर कलयुग में ये सौगन भी तो बड़ी है। उस समय जब राज के लिए बाप को मार दिया करते, उस समय जब राज के लिए भाई को मार दिया करते, एक बंदा कह रहा है कि पिता की शादी के लिए मैं राजा नहीं बनूंगा, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए चुंडा क्या बोलते हैं मेवाड़ का। फिर हंसाबाई की शादी किसके साथ की गई? किसके साथ की गई? ऐसा कैसा उतार लो आप, फिर मैं वापस लिखवा भी दूंगा, साथ में उतार लो फटाफट, जल्दी जल्दी उतारना। इसको यूं ज्यादा सुनहरे अक्षरों में नहीं उतारना आपने, बस समझ आ जाना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा बना हुआ। ये बार क्या आप यूं बहुत सुंदर सुंदर उतारने लग जाते हो पूरा। चिरंजीव लाखा, सौभाग्यवती कांक्षिणी हंसाबाई, बारात बस द्वारा मेवाड़ से मारवाड़ जाएगी। मेरे कभी नहीं समझ में कुकुपुत्री में क्यों लिखवाते हैं कि बारात बस द्वारा जाएगी? हेलीकॉप्टर में किसकी जा रही है? सब बस में ही जा रहे हो तुम लोग। पापा की शादी में जलूल जलूल आना। इस कुकुपुत्री में लिखवाया जा सकता ना ये। सबके घर में बच्चे तोतले बोलते हैं क्या जलूल जलूल आना? सारी बात लिख लेंगे अपने रिटर्न में, पर एक बार ऐसा कर लें तो थोड़ा पढ़ते ही हाथों हाथ दिमाग में आ जाती है बातें। बोलूं मैं? दिखवा दूं पैराग्राफ में? सेम बात ही लिखनी, लिख लो आपने। देखो, मारवाड़ के राव चुंडा ने, राव चुंडा ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राव चुंडा ने, राव चुंडा ऑफ मारवाड़, मारवाड़ के राव चुंडा ने, राव चुंडा ऑफ मारवाड़, अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह, मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई, अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह, मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई, अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह, मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई,
अपनी राजकुमारी हंसाबाई का विवाह, मैरिड हिज प्रिंसेस हंसाबाई। मेवाड़ के राणा लाखा से किया, टू राणा लाखा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा लाखा से किया, टू राणा लाखा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा लाखा से किया, टू राणा लाखा ऑफ मेवाड़। लाइन चेंज करके लिखो, लिखो इस समय, दिस टाइम, इस समय दिस टाइम लाखा के बेटे चुंडा ने लाखात सन चुंडा, लाखा के बेटे चुंडा ने लाखात सन चुंडा, लाखा के बेटे चुंडा ने लाखात सन चुंडा। प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, प्रतिज्ञा की, टुक ओथ, प्रतिज्ञा की, टुक ओथ कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, कि वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, दैट ही विल नॉट बिकम नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनेगा, बल्कि हंसाबाई के बेटे को, बट सन ऑफ हंसाबाई, बल्कि हंसाबाई के बेटे को, बट सन ऑफ हंसाबाई, बल्कि हंसाबाई के बेटे को, बट सन ऑफ हंसाबाई, मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा, विल बी मेड नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा, विल बी मेड नेक्स्ट किंग ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, तो चुंडा इज नोन एज भीष्म ऑफ मेवाड़, इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, तो चुंडा इज नोन एज भीष्म ऑफ मेवाड़, इसलिए चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। चुंडा क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। अब यार सबने तारीफ की इस बात की कि एक बंदे ने पिताजी की शादी के लिए राजा की सीट छोड़ दी, तो सब लोगों ने कहा यार यदि किसी बंदे ने 1 नंबर सीट छोड़ दी तो 2 नंबर तो दो, यदि किसी बंदे ने नरेंद्र मोदी नहीं बन रहा तो अमित शाह तो बनाओ। तो यार ये बात सही है। तो मैंने बताया कि एक भाई राजा बनता था, बाकी भाई उसके क्या बनते थे? सामंत। और सामंतों को जो जमीन दी जाती उनको बोलते थे जागीर, क्या बोलते? या उनको बोलते ठिकाना, क्या बोलते? मेवाड़ का जो सबसे बड़ा ठिकाना था उसका नाम था सलूम्बर। मेवाड़ के सबसे बड़े ठिकाने का नाम क्या था? सलूम्बर हुआ करता था। तो क्या मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर है? यदि चुंडा राजा नहीं बन रहा, मतलब 1 नंबर नहीं बन रहा, वो तो कौन बनेगा? हंसाबाई का बेटा। तो चुंडा को क्या बनाया जाएगा? सामंत। तो सामंतों में तो सबसे बड़ा रखो। यार ये बात सही है। तो चुंडा को सबसे बड़ा ठिकाना दिया गया था, कौन सा? जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया, उदयपुर से तोड़ के नया डिस्ट्रिक्ट बनाया सलूम्बर। ये ठिकाना किसको दिया गया? चुंडा। लिखो, इस त्याग के कारण, ड्यू टू दिस सैक्रिफाइस, इस त्याग के कारण, क्या त्याग किया? राजा बनना छोड़ दिया। इस त्याग के कारण, ड्यू टू दिस सैक्रिफाइस, चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर दिया गया था। मेवाड़'s बिगेस्ट ठिकाना सलूम्बर वाज गिवन टू चुंडा। मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर दिया गया था। मेवाड़'s बिगेस्ट ठिकाना सलूम्बर वाज गिवन टू चुंडा। मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलूम्बर दिया गया था। मेवाड़'s बिगेस्ट ठिकाना सलूम्बर वाज गिवन टू चुंडा। अब मैं एक थोड़ी सी व्यवस्था बताता हूँ। ये बात तो इतनी है, अपने 2 ही बात याद रखनी थी कि तो चुंडा क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। और उसे कौन सा ठिकाना दिया गया था? सलूम्बर। और सलूम्बर मेवाड़ का क्या था? सबसे बड़ा ठिकाना। अब ये तो जिनको ठिकाने मिलते उनको क्या बोलते? सामंत। क्या बोलते? मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? तो सामंत मतलब अधिकारी, उस टाइम के अधिकारी जो शासन संभालते। जैसे आज होता है 1st ग्रेड अधिकारी, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड होते हैं। आप आरएस बनोगे, आप में आरएस प्रॉपर, आरएस अलाइड, अलग अलग प्रकार का होता है। तो उस समय सामंतों में भी 3 श्रेणियां थी। कितनी श्रेणियां थी? 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड। नीचे एक लाइन चेंज करके लिखो, ये हो गया पैराग्राफ, अलग से एक पैराग्राफ लिखो। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। देयर वर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन मेवाड़। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। देयर वर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन मेवाड़। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। देयर वर 3 ग्रेड्स ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स इन मेवाड़। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। 1 नंबर लगा के लिखो, प्रथम श्रेणी, 1st ग्रेड। प्रथम श्रेणी, 1st ग्रेड। अब इसमें लिखो,
इसमें इस श्रेणी में 16 सामंत थे, या इसमें 16 सामंत थे। इट हैड 16 feudal lords। इसमें 16 सामंत थे। इट हैड 16 feudal lords। इसमें 16 सामंत थे। इट हैड 16 feudal lords, जिन्हें उमराव कहा जाता था। इन 16 सामंतों को क्या बोलते? उमराव, जिन्हें उमराव कहा जाता था। They were known as उमराव, जिन्हें उमराव कहा जाता था। They were known as उमराव। अब कोई पूछे कि मेवाड़ में कितने उमराव थे? उमराव किसको कहते थे? प्रथम श्रेणी के सामंत। क्या बोलते थे? उमराव। और इसी में लिखो, इनमें सलुम्बर का सामंत सबसे मुख्य था। इनमें सलुम्बर का सामंत सबसे प्रमुख था। feudal lord of सलुम्बर was most prominent in them। इनमें सलुम्बर का सामंत सबसे प्रमुख था। feudal lord of सलुम्बर was most prominent in them। कैसे मुख्य था? क्योंकि सलुम्बर के सामंत के पास में स्पेशल राइट हुआ करते थे। क्या स्पेशल राइट थे? यही लिखेंगे, लिखो, सलुम्बर के सामंत के विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स ऑफ feudal lord of सलुम्बर। सलुम्बर के सामंत के विशेषाधिकार, स्पेशल राइट ऑफ feudal lord of सलुम्बर। सलुम्बर के सामंत के विशेषाधिकार। अब 1 2 3 4 लगा के लिख लेना ना, ABCD जो भी लगाओ आप लगा के लिख लेना इसी में। अब सुनना, देखो, एक तो ये था कि भाई यहां मुझे बताओ कौन तय कर रहा है कि राजा कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा? चुंडा। चुंडा कह रहा है राजा मैं नहीं बनूंगा, बल्कि किसको बनाया जाए? हंसाबाई के बेटे को। चुंडा को कौन सा ठिकाना दिया जा रहा है? सलुम्बर। तो कहा गया आज के बाद, अब सलुम्बर का सामंत चुंडा के बाद कौन बनेगा? चुंडा का बेटा। ये जो भी व्यवस्था होती वंशानुगत होती, हेरिडिटरी। एक को मिल गई, उसके बाद उसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता वही रहा करते थे वहां पर। तो कहा आज के बाद चुंडा के परिवार वाले ये तय करेंगे कि मेवाड़ का राजा कौन बनेगा और कौन। और मेवाड़ में लास्ट तक आजाद नहीं हुआ था भारत, तब तक ये सलुम्बर वाले ही तय करते कि कौन राजा बनेगा और कौन राजा नहीं। और इसका तो हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल बेहतरीन। महाराणा प्रताप को राजा सलुम्बर वालों ने बनाया था। महाराणा प्रताप के पिताजी उसके दूसरे भाई जगमाल को बना के चले गए थे। सलुम्बर वालों उनका पिताजी है कौन बनाने वाले? हम बनाएंगे। और हम इस जगमाल को नहीं मानते। हम किसको मानते हैं? सलुम्बर वाले नहीं होते तो प्रताप का इतिहास ही नहीं होता। तो राजा बनाने की पहल ही नहीं हो पाते, तो राजाओं का इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर हम जगमाल का पढ़ते, प्रताप का नहीं पढ़ रहे होते। तो ये एक तो ये कहा गया कि सलुम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ के राजा का क्या करेगा? 1 नंबर लगा के लिखो, लिखो, यह है मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। यह है कौन? सलुम्बर का सामंत। यह है मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। ही विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। यह है मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। ही विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। यह है मेवाड़ के राजा का राज तिलक करेगा। और दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो। अच्छा, जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे किसी भी राज्य के, जैसे आज है भाई राजस्थान के डॉक्यूमेंट किसके साइन होने चाहिए? सीएम। उस समय डॉक्यूमेंट होते किसके साइन होते हैं? राजा। तो कहा राजा के जो साइन होंगे साथ में सलुम्बर वाला सामंत और करेगा। एक साइन के साथ उसके भी साइन करवाने पड़े। 1 नंबर के करवाए, साथ में किसी करवाओ 2 नंबर लिख लो। मेवाड़ के राणा के साथ ही अलोंग विथ राणा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा के साथ ही अलोंग विथ राणा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा के साथ ही अलोंग विथ राणा ऑफ मेवाड़। वह सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करता था। विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेवाड़। वह मेवाड़ के सभी कागज पत्रों पर हस्ताक्षर करता था। विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेवाड़। विल साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मेवाड़। अब और देखना, देखो ये सिस्टम है कि एक है राजधानी और बाकी क्या है आपके सारे के सारे जागीर। जागीर या ठिकाने आपके। ठिकानों कौन संभालते? सामंत। राजधानी कौन संभालेगा? राजा। पर कल को मान लो राजा किसी भी वजह से राजधानी में नहीं है, कि राजा ब्याह करने के लिए दूसरी जगह चला गया, राजा तीर्थ यात्रा के लिए कहीं पर चला गया, राजा किसी से मिलने के लिए चला गया, तो अब राजधानी कौन संभालेगा? सलुम्बर का सामंत। 1 नंबर नहीं है तो कौन संभाले? 2 नंबर। मोदी जी है तब तो मोदी जी संभाले, मोदी जी नहीं है तो अमित शाह संभाले। देखो लिखो, राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा। राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा। राणा की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ राणा, वह राजधानी को संभालेगा। ही विल लुक आफ्टर कैपिटल। वह राजधानी को संभालेगा। ही विल लुक आफ्टर कैपिटल। वह राजधानी को संभालेगा। ही विल लुक आफ्टर कैपिटल। ये किसको संभालेगा? राजधानी को संभाल। एक, मेवाड़ की सेना जब भी कहीं पर लड़ने के लिए जाएगी तो हमेशा सेनापति जो होगा वो कौन होगा? सलुम्बर का सामंत। तो चौथा लिख लो, वह मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा।
ही विल बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, वह मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। ही विल बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, वह मेवाड़ की सेना का सेनापति होगा। ही विल बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, कमांडर इन चीफ, ही विल बी कमांडर इन चीफ ऑफ मेवाड़ आर्मी, मेवाड़ की सेना का क्या होगा, सेनापति। ये फर्स्ट ग्रेड में कितने सामंत थे, 16। क्या बोलते, उमराव। सबसे मुख्य कौन था, सलूम्बर। उसके पास में स्पेशल राइट है, क्या क्या स्पेशल राइट है, वो राजतिलक करेगा, साइन करेगा, राजधानी संभालेगा, सेना को संभालेगा। सेना का क्या होगा, सेनापति। अब 2 नंबर लगा के लिखो। द्वितीय श्रेणी सेकंड ग्रेड। अब चुंडा के बेटे पोते पड़पोते सड़पोते सबको नहीं, उससे पहले इतने नहीं, पर ठिकाना बड़ा था, थोड़े बहुत अधिकार थे, चुंडा के बाद ये सारे दे दिए गए। दूसरा, अरे रुक जा, तो इतना भाग के कहां जाना, ठार ठार खावणो। 2 नंबर लिखो, द्वितीय श्रेणी। हाँ, कहां पे, कौन सा नहीं लिखा, फर्स्ट पॉइंट, सलूम्बर के सामंत के विशेष अधिकार लिखो। ही विल कोरोनेट, लिखा हुआ देखो बोर्ड पे, स्पेलिंग नहीं आए तो। ही विल कोरोनेट किंग ऑफ मेवाड़। अगला लिखो, द्वितीय श्रेणी लिखो। इस श्रेणी में 32 सामंत थे। इट हैड 32 feudal lords। इस श्रेणी में 32 सामंत थे। इट हैड 32 feudal lords। इस श्रेणी में 32 सामंत थे। इट हैड 32 feudal lords। अब लिखो 3 नंबर लिखो, तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी, इसमें अब खूब सारे थे, बाद में जो भी आता उनको थर्ड ग्रेड में शामिल करते जाते गए। इसके अंदर वैसे भी देखो, किसी भी राज्य में फर्स्ट ग्रेड कम होते हैं, सेकंड ग्रेड ज्यादा होते हैं, थर्ड ग्रेड और ज्यादा होते हैं। आप तो अपने मास्टरों की वैकेंसी है उसको देख लिया करो, है थर्ड ग्रेड मास्टर में वैकेंसी 50,000 लेंगे। आपने कभी सुना कि फर्स्ट ग्रेड अधिकारी 50,000 लेंगे? फर्स्ट ग्रेड आप RS होते हो, वैकेंसी आती है 900। मास्टरों की भी आती है तो आएगी 5,000, 7,000, 10,000, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड कम होंगे, सेकंड ग्रेड ज्यादा होंगे, थर्ड ग्रेड और ज्यादा होंगे। डिसीजन मेकिंग वाले लोग हमेशा कम होते हैं, काम करने वाले लोग हमेशा क्या होने चाहिए, ज्यादा। फर्स्ट ग्रेड एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग है। तीसरा लिखो, देखो इस श्रेणी में 100 से अधिक सामंत होते थे। इट हैड मोर देन 100 feudal lords। इस श्रेणी में 100 से अधिक सामंत होते थे। इट हैड मोर देन 100 feudal lords। अब ये वैसे था कि भाई ये एक राज्य है, इसमें बड़े हैं वो तो हो गए फर्स्ट ग्रेड, जो थोड़े छोटे हैं वो कौन हो गए, सेकंड ग्रेड, और एकदम छोटे 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 जो भी बच गए, तो गोले में जो भी बच गए, घेरे में जो भी बच गए, वो कौन हो गए, थर्ड ग्रेड। इसलिए इनको बोलते गोल के सामंत। क्या बोलते, लिख लो, इन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। दे वर नोन एज feudal lords of गोल। इन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। दे वर नोन एज feudal lords of गोल। इन्हें गोल के सामंत कहा जाता था। दे वर नोन एज feudal lords of गोल। अब लाखावाड़ान वो भूल जाइए, सिंपल कभी क्वेश्चन आएगा, मेवाड़ में सामंतों की प्रशासनिक व्यवस्था पर 50 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। बताया जा सकता है। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी में 16 सामंत थे जिन्हें उमराव कहते थे, इनमें सलूम्बर का सामंत सबसे प्रमुख था। द्वितीय श्रेणी में 32 सामंत थे। तृतीय श्रेणी में 100 से अधिक सामंत थे जिन्हें क्या कहा जाता था, है ना। अब क्वेश्चन आएगा, कभी प्री में क्वेश्चन आएगा, मेवाड़ के प्रशासन में सबसे मुख्य भूमिका कौन सा सामंत निभाता था। मेंस में क्वेश्चन आएगा, सलूम्बर के सामंत की मेवाड़ के प्रशासन में क्या भूमिका थी। डिस्क्राइब द रोल ऑफ feudal lord of सलूम्बर इन मेवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन। बता सकते हैं सारी। वह राजा का क्या करता था, राजतिलक। वह राजधानी को संभालता था, सभी कागजों पर राजा जी के साथ में साइन करता था, और हमेशा क्या होता था, कमांडर इन चीफ। अब और सुनो, कमांडर इन चीफ का मतलब वो सेना को लीड करेगा। क्या करेगा, सेना को। इसका मतलब सेना में आगे आगे जाके खड़ा होगा। सेना में, सेना का वह भाग जो आगे आगे खड़ा होता है उसको बोलते हैं हरावल। क्या बोलते, तो कई बार वो क्वेश्चन चेंज कर देगा, वो कह देगा मेवाड़ की हरावल में कहां का सामंत रहता था। बात तो सेम ही हुई। हरावल का मतलब आगे का भाग, आगे का भाग मतलब सेनापति, लीड करने वाला, लीडर खड़ा होगा। भाई लीडर को इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि लीड करता है, वो आगे आगे खड़ा रहता है। तो सेना का जो अगला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हरावल। नीचे अलग से एक लाइन लिखो, ये हो गया पूरा, अलग से एक लाइन लिखो। 2 शब्द सुनना एक बार, देखो 2 शब्द है, एक शब्द है हरावल और एक शब्द क्या है, चंदावल। क्या क्या 2 शब्द बताओ, हरावल और चंदावल। सेना का जो अगला भाग होता था उसको तो क्या बोलते, हरावल। फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी जो होता है उसको तो क्या बोलते, और जो सेना का पिछला भाग हुआ करता, रियर पार्ट होता है उसको क्या बोलते, लिख लो।
दो शब्द लिख लो अलग से, ये सामंती व्यवस्था बड़ा हो गया, अलग से लिखना। हरावल बराबर सेना का अगला भाग, चंदावल बराबर सेना का पिछला भाग। फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी, रेयर पार्ट ऑफ आर्मी, रियर पार्ट ऑफ आर्मी। सेना का अगला भाग और सेना का पिछला भाग, या पश्च भाग और अग्र भाग, जो आप लिखना चाहें वैसा लिख ले। सेना का अग्र भाग और सेना का पश्च भाग। फ्रंट पार्ट ऑफ आर्मी और रेयर पार्ट ऑफ आर्मी। पल्ले बड़ी तेरी बात आगे समझ। बॉक्स में बंद कर लो इनको अलग से। अपने यहाँ 15 शब्दों के भी सवाल आते हैं, सिंपल कभी सवाल पूछ लिया जाए हरावल क्या होती है, मेंस में पूछ लिया जाए ना, तो सेना के अगले भाग को क्या कहा जाता है, हरा। मेंस में आए तब तो हम पूरा लिख देंगे। सेना का अगला भाग हरावल कहलाता है, जैसे मेवाड़ के हरावल में सलूमर का सामंत रहता था। प्री में आएगा तो सिंपल आएगा, हरावल होती है राजस्थान में किया जाने वाला एक डांस, ग्रासिया महिला के नाक का आभूषण, आपके सेना का अगला भाग और मूंग की एक किस्म। वहां स्टूडेंट दिमाग लगाता है, ग्रासिया महिला पक्का पहनती होगी, हरा हरा पहनती है इसलिए क्या होगा हरा। नहीं, सेना का अगला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हरावल। पिछला भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, चंदा। अगला राजा लिखो। अब सब क्या राणा लगेगा तो मैं नहीं लगा रहा अब इनके नाम क्या ना, अब मैं सिंपल नाम ही लिख रहा हूं इनके। अब देखो, मोकल के पिताजी का नाम है लाखा और माता का नाम है हंसाबाई। क्या नाम है, ये लिख लो, माता और पिता लिख लो, क्योंकि इससे अपने को याद रहेगा कि ऊपर ऊपर जो बात लिखी हंसाबाई का बेटा बनेगा। हंसाबाई का बेटा कौन था अपने को पता होना चाहिए। पिताजी का नाम क्या था, लाखा, माता का नाम क्या था, हंसाबाई। वहां जो बात की गई कि चुंडा राजा नहीं बनेगा, कौन बनेगा, हंसाबाई का बेटा। तो हंसाबाई का बेटा कौन था बाद में, मोकल। फादर मदर के नाम लिख लो। पिता लाखा और माता का नाम क्या था, हंसा। अब सुनना देखो, लाखा जी की डेथ हो गई, लाखा जी की डेथ हुई तो मोकल छोटा बच्चा ही था। अच्छा, बात तो ये हो रखी है कि हंसाबाई का जो भी बेटा होगा राजा बनेगा। हंसाबाई का बेटा कौन था, मोकल। इसका मतलब लाखा के मरने के बाद राजा कौन बनना चाहिए, मोकल। पर हंसाबाई को डर लगा बेचारी को, पर हंसाबाई को लगा चुंडा ने जब अपनी शादी हो रही थी तब तो लोगों के बीच में कह दिया कि मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा हंसाबाई के बेटे को बनाएंगे। पर भाई साहब, राज छोड़ना छोटी मोटी बात नहीं, और क्या पता अब वो मोकल को मार के राजा बने। तो उसने कहा था हंसाबाई का बेटा बनेगा, मार दे कदे वो जिंदा ही नहीं बचा, तो अब तो क्या करें, अब तो मैं ही बनूंगा। तो उसने चुंडा को बुलाया, चुंडा को बुलाया, चुंडा जी कौन सा गांव दे रहे हो हमें मेवाड़ का, हम माँ बेटे वहां जाके बैठ जाते हैं। और चुंडा ने कहा आपका दिमाग खराब है माता जी, गांव तो मुझे मिला है सलूम्बर, मैं सलूम्बर में जाके बैठूंगा। आप तो मोकल की मम्मी हो, राज माता हो, चित्तौड़ में राज करोगे। और हंसाबाई ने कहा छोड़ो जो बातें हो गई, आपने बातों बातों में आगे कह दिया होगा, कल को मोकल को मार के राजा बनो, इससे अच्छा तो अभी बन जाओ। मुझे नहीं चाहिए मेरे बेटे को राज, मेरा बेटा जिंदा चाहिए। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे डाउट है, उनका डाउट की बात नहीं है, पर ऐसा ही होता है दुनिया के अंदर, आप भी ऐसा कर सकते हो। चुंडा ने कहा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे पास ये अधिकार है कि मैं राजा का राज तिलक करूंगा। लो, मोकल का भी राज तिलक करते हैं। मोकल को बिठा के चुंडा ने उसका राज तिलक किया, और चुंडा ने कहा कि अभी मोकल छोटा है, तो मैं जब तक मोकल थोड़ा बड़ा नहीं हो जाए मैं इसका ध्यान और रखूंगा, मैं इसका गार्जियन बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा, संरक्षक। तो राजा जब भी छोटे होते तो उनके क्या बनाए जाते, गार्जियन। मोकल छोटा था तो उसका गार्जियन कौन बनाया गया, चुंडा। लिख लो, संरक्षक चुंडा, गार्जियन। इंग्लिश में गार्जियन लिख लेना, इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा है, संरक्षक चुंडा, गार्जियन। हम स्कूलों में पढ़ा करते, तब स्कूल वाले कई बार शिकायत है, तब कहते पापा को बुला के लेना, फिर पापा तो यहाँ रहते ही नहीं। कहाँ रहते हैं, पापा तो गाँव रहते हैं। तो यहाँ तुम्हारा गार्जियन कौन है, कि हाँ एक अंकल है, तो उनको कल बुला के लेना। फिर कोई अंकल बनाने पड़ते क्योंकि उन अंकल को लेके जाए तब तो घर पे शिकायत चल जाए, फिर कोई अंकल कहेगा अंकल प्लीज यार थोड़ी देर के लिए अंकल बन जाओ यार, उधर चलो यार स्कूल के अंदर। तो वैसे वैसे गार्जियन था, तो गार्जियन कौन बनाया हुआ था, अब भाई चुंडा गार्जियन है, मोकल राजा वाली सीट पे बैठता है, चुंडा उसके पास में बैठता है, पर चुंडा पहले से शासन संभाल रहा था तो थोड़ा और संभालता है, मोकल को सिखाता है कैसे उठना बैठना, नमस्ते करना, कौन आए तो क्या बिहेव करना, सामंत आए तो क्या रिएक्ट करना, राजा आए तो क्या रिएक्ट करना, सब कुछ उसको सिखाता है। पर ये हंसाबाई को बड़ा बुरा लगने लगा। हंसाबाई ने दिन चुंडा को बुलाकर, क्या तरीका है, क्या इसको कहते रहते हो, खड़ा हो जान, बैठ जान, नमस्ते करण, ये करण, जब इतना ही राज करने का चाव चढ़ा हुआ आपके, खुद ही सीट पे बैठ जाओ।
ये ना सोनिया गांधी बनने की आवश्यकता नहीं, मेरे बच्चे को मनमोहन सिंह बना रखा आपने पालतू में, और ये तरीका गलत है। तो चुंडा ने कहा आपको मेरे पे भरोसा नहीं, कि मरे नहीं है भरोसा, क्या भरोसा है, टाबर को डेली कहते हो ऐसे कपड़े पहने, ऐसे करें वैसे करें। चुंडा ने कहा यदि आपको भरोसा नहीं है तो फिर मैं मेवाड़ रह के करूंगा क्या, मैं और कहीं नौकरी कर लूंगा। चुंडा मेवाड़ छोड़ के मालवा चला जाता है। कहाँ चला जाता है? मेवाड़ के पास मालवा लगता था। उन दिनों मालवा में एक राजा था, उसका नाम था होसंग सा। क्या नाम था? चुंडा होसंग सा के पास नौकरी लग गया। योग्य लोगों की सबकी आवश्यकता होती तो होसंग सा ने अपने पास रख लिया। तो हंसाबाई जब विश्वास नहीं करती तो चुंडा कहाँ चला जाता है? मालवा। मालवा के कौन से राजा के पास? देख लो, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, हंसाबाई के अविश्वास के कारण, ड्यू टू मिसबिलीफ ऑफ हंसाबाई, चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा अप्रोच करता उसको, चुंडा अप्रोच होसंग शाह ऑफ मालवा। चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा अप्रोच होसंग शाह ऑफ मालवा। चुंडा मालवा के होसंग शाह के पास चला गया था। चुंडा अप्रोच होसंग शाह ऑफ मालवा। किसको अप्रोच करता है? होसंग शाह। अब हंसा भाई के दिमाग में आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इतने दिन वास्तव में शासन कौन संभाल रहा था? चुंडा। अब चुंडा चला गया, अब शासन कौन संभालेगा? मोगल तो वैसे ही टाबर है। और हंसा भाई के वापस दिमाग में आया कि क्या करना है। उसके दिमाग में दूसरी बात चल रही थी। इधर देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने बताया था कि मारवाड़ का राजा कौन था? चुंडा। और चुंडा की बेटी का नाम क्या आपके? हंसाबाई। क्या नाम है? हंसा। ये जो मारवाड़ वाला चुंडा था, इस चुंडा का जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था रणमल। क्या नाम था? हंसाबाई का भाई था। किसका भाई था? हंसा। पर तब राजा एक से अधिक शादियां क्या करते? अधिक शादियां करते तो उनके बच्चे भी खूब सारे हुआ करते। तो चुंडा का एक और बेटा, उसका नाम है कान्हा। क्या नाम है? सबसे बड़ा बेटा कौन? रणमल। तो हिसाब से चुंडा के बाद राजा कौन बनना चाहिए? रणमल। पर भाई चुंडा रणमल को राजा नहीं बना गया, चुंडा किसको बना गया? इसका सिंपल सा मतलब है कि कान्हा की मम्मी की चुंडा से ठीक बनती है। एक राजा की खूब सारी रानियां होती, जिस रानी की राजा से ठीक बनती वो अपने बेटे को क्या बनवा लेती? राजा। तो कान्हा की मम्मी ने कान्हा को क्या बनवा दिया? राजा। तो रणमल क्या हो गया? बेरोजगार। हंसाबाई का रियल भाई, हंसाबाई ये दोनों एक ही माँ के थे, कान्हा अलग माँ का था, बाप सबका सेम है इनका। तो हंसाबाई राजा के रानियां 10 है, तो माँ सबकी अलग अलग हो गई इनकी। और ये पहले बहुविवाह का एक ये भी कारण था कि राजा ये सोचता कि अगर मेरे अधिक से अधिक बच्चे होंगे तो शासन मेरे बच्चों के पास ही रहे, ठिकाने देने हैं तो मेरे बच्चों को दूं, नए आदमी को ना संभालना पड़े, क्योंकि नए आदमी को दे दिया गया तो बाद में कब्जा कर लेगा। इसलिए राजाओं के इनके बच्चे थे, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 100। और 100 बहुत कोई बड़ी बात नहीं, 100 टाबर होना, क्योंकि रानियां 20 है। रानियां कितनी है? 20। 5-5 ही हो तो। मैं जब कई बार किसी कहता हूँ अरे उसके 28 बच्चे थे, और वो जो कहते ओ 28 सर, तो मैं कहता हूँ उस पर जाइए, छोड़िए उसको। तो ये राजा जिसकी हम बात करें 1000 साल पहले गए, है ना? अब भाई 500 साल पहले, 700 साल पहले के राजाओं की बात कर रहे हैं। दादाजी तो अपने से 50 साल पहले के ही हैं। और गांव में सबके दादाजी के 10-10 है। दादाजी वाली जो पीढ़ी है ना, उस पीढ़ी के में सारे के सारे भाई कितने हैं? 10। मेरे को दोस्त हंसते हैं हमेशा कि उन्होंने एक बार अपने चाचा जी से पूछा कि चाचा जी आप 10 भाई बहन हो? तो उन चाचा जी ने कहा कि 10 तो जीवते हैं, 3-4 तो मिस कॉल थी। जो होते ही मर गए थे उनका तो कोई हिसाब किताब ही, एक माँ के 15 है, तो माँ 15 हो तो 250। आधे मर भी जाए तो भी 112 तो जीवते बैठे हैं। तो राजाओं के ये होना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिर जब ज्यादा, और अपने राजतंत्र में बाद में कमियां आ गई थी या राजतंत्र कमजोर हो गए थे, उसका एक बड़ा कारण ये था। आगे हम पढ़ेंगे कि बाद में राजाओं में, अंग्रेजों के टाइम में आके तो हर बार डिबेट ही होती थी, अधिक शादियां बंद की जाए, क्योंकि अधिक शादियों की वजह से बेटे आपस में बाद में लड़ने लग जाते थे। तो यहाँ पर चुंडा भी रणमल को राजा नहीं बना गया, किसको बना गया? रणमल हंसाबाई का भाई है। तो हंसाबाई ने रणमल को कहा कि भैया वहां तुम बेरोजगार हो, वैसे ही तुम्हारे पास कोई काम है नहीं, तुम यहाँ आ जाओ और मेरे बेटे का शासन संभाल लो। तो पहले संरक्षक चुंडा था, फिर चुंडा जब चला गया तो संरक्षक किसको बनाया गया? इसका मतलब मोकल के 2 गार्जियन बने हैं। पहले गार्जियन कौन बना था? चुंडा। फिर कौन बना है? देख लो, संरक्षक रणमल, गार्जियन रणमल। कोष्टक में लिखना हंसाबाई का भाई, ताकि याद रहेगा आपके। संरक्षक रणमल, कोष्टक में लिखो हंसाबाई का भाई, ब्रदर ऑफ हंसाबाई। कुल मिला के पहले जो मोकल का संरक्षक है वो तो मोकल का खुद का भाई है,
मोकल का सौतेला भाई हो गया भाई चुंडा तो। और अब जो बना हुआ ये मोकल का क्या लगता है? मामा। क्या लगता है? और रणमल ने ठीक ठाक समझा दिया, मोकल समझ गया, तो उसने कहा मामा जी डन, अब मैं अपने आप संभाल लूंगा, आप वापस जा सकते हो। रणमल हंसाबाई के पास क्या कि दीदी तुम्हारा काम कर दिया मैंने। हंसाबाई ने कहा थैंक यू भाई, तुम हमारे कहते आ गया, हमारा काम कर दिया, अब जा सकता है। तो रणमल रोया, उसने कहा जाऊं कहाँ, वापस मारवाड़ चला जा। तो मारवाड़ क्या करूं, पापा मेरे को तो राजा बना के नहीं गए, राजा किसको बना गए? पर यहाँ पे कान्हा भी मर गया था, कान्हा के बाद इसका एक भाई और बन गया था सत्ता। कौन बन गया? तो रणमल ने कहा आजकल मारवाड़ की सत्ता किसके पास है? सत्ता के पास में, मैं वहां जाके करूंगा क्या? कंसा भाई ने कहा इसमें तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, पीहर का मामला है, पिताजी जिसको बना के दे उसको बना के जाएंगे। उसने कहा दीदी एक काम तो कर सकती है, मारवाड़ में तेरी नहीं चलती, मेवाड़ में तेरी चलती। उसने कहा मेवाड़ में तो मेरा बेटा राजा है, मेरे बिना पत्ता नहीं हिले यहाँ पे, तो तू एक काम कर, मेवाड़ की सेना मेरे साथ भेज दे, बाकी मैं देख लूंगा। मेवाड़ की सेना को कंसा भाई ने कहा मेरे भैया के साथ जाओ। रणमल मेवाड़ की सेना लेके मारवाड़ आता है, सत्ता को सत्ता से हटाता है, और रणमल क्या बन जाता है? राजा। तो मारवाड़ का राजा भी कौन बन गया था? मैं आगे जब मारवाड़ पढ़ाऊंगा तब मैं पूछूंगा रणमल कहाँ की सेना की सहायता से राजा बना, बता दोगे? अब हंसा भाई के दोनों काम ठीक है, मेवाड़ का राजा उसका बेटा, मारवाड़ का राजा उसका भाई, दोनों तरफ से कोई टेंशन। अब यहाँ पर आपका मोकल बैठा हुआ है। मोकल इधर भीलवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है रामपुरा। कौन सी जगह? यह एक युद्ध लड़ता है, लिखो रामपुरा का युद्ध। भीलवाड़ा में इधर बैटल ऑफ रामपुरा। मोकल और नागौर के राजा के बीच में। नागौर का जो राजा था उसका नाम था फिरोज खान। नागौर का राजा कौन है? फिरोज खान। क्या किस किस के बीच हुआ रामपुरा का युद्ध, बताओ जगह? मोकल और फिरोज खान। फिरोज खान कौन था? नागौर। लिखो इस युद्ध में मोकल की जीत हुई, मोकल वॉन दिस बैटल। आप कोई पूछेंगे मोकल ने नागौर के कौन से राजा को हराया था, तो कौन से राजा को? फिरोज। इस युद्ध में मोकल की जीत हुई, मोकल वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में मोकल की जीत हुई, मोकल वॉन दिस बैटल। अच्छा मैंने कल बताया मेवाड़ के एक तरफ लगता मालवार, एक तरफ क्या लगता? गुजरात। इधर गुजरात में इन दिनों एक राजा है, उस राजा का नाम है अहमद शाह। क्या नाम है? अच्छा सारे राजा चाहते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करें, तो अहमद शाह भी चाहता है साम्राज्य का विस्तार करें, तो अहमद शाह मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है 1433 में। कब कर देता है? 1433 ईस्वी में, इन 1433 एडी। 1433 ईस्वी में, इन 1433 एडी। 1433 ईस्वी में, 1433 एडी। गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के अहमद शाह ने, अहमद शाह ऑफ गुजरात, गुजरात के अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, अटैक डॉन मेवाड़। मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, अटैक डॉन मेवाड़। मेवाड़ का राजा कौन है? मोकल। तो मोकल ने कहा भाई वो अपने चित्तौड़, राजधानी कौन सी? चित्तौड़। वो चित्तौड़ा इससे पहले पहले जाके रोकते हैं, बाउंड्री पे रोकते हैं, गुजरात वाले को अंदर क्यों आने दे? तो इधर इनके राजसमंद में गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है झीलवाड़ा। क्या नाम है गांव का? तो मोकल इस आक्रमण को रोकने के लिए आगे ही चला गया, कहां पर चला गया? झीलवाड़ा। झीलवाड़ा कहां पड़ता है? राजसमंद। अब मोकल अपनी सेना लेके झीलवाड़ा में बैठा है, थोड़ी सी दूर उधर अहमद शाह की सेना बैठी, अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाई अपने को युद्ध लड़ना है। मोकल एक दिन अपने कैंप में बैठ के सोच रहा है भाई कैसे लड़ना है क्या नहीं लड़ना है। मोकल की सेना में 3 लोग है। मोकल की सेना में एक बंदा, उसका नाम है चाचा। क्या नाम है? नाम है चाचा, अंकल नहीं है। एक बंदा उसका नाम है मेरा। क्या नाम है? मेरा चाचा नहीं है। एक चाचा रे कौन है? मेरा। एक बंदा उसका नाम है महपा पंवार। क्या नाम है? किसकी सेना में तीनों? मोकल। क्या क्या नाम बताओ देखे? कौन कौन है? चाचा, मेरा और महपा पंवार। क्या नाम है? किसकी सेना में? मोकल की सेना कहां पड़ी है? किससे लड़ने के लिए गई? कब लड़ने के लिए गई? अहमद शाह कहां का राजा? इन चाचा, मेरा, महपा पंवार की थोड़े दिन पहले मोकल से किसी बात को लेकर थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी, तब तो ये चुप हो गए थे, कुछ ही नहीं बोले थे।
अब इनके बैठे बैठे का दिमाग खराब हो गया। यार इस मोकल ने उस दिन अपने को ये कह दिया था। ये तीनों मोकल के कैंप में गए। अब मोकल के सैनिक मोकल कैंप में जा रहे हैं तो कौन रोके लगे? अपने ही तो बंदे, जाके मोकल को मार देते। तो मोकल को मोकल के सैनिकों ने मार दिया था। क्या क्या नाम था उनका? कहां पे मारते हैं? उस समय मोकल किसका आक्रमण रोकने के लिए गया हुआ? देखो इस समय दिस टाइम झीलवाड़ा नामक स्थान पर एट प्लेस नेम्ड झीलवाड़ा, राजसमंद में जगह झीलवाड़ा नामक स्थान पर एट प्लेस नेम्ड झीलवाड़ा, झीलवाड़ा नामक स्थान पर एट प्लेस नेम्ड झीलवाड़ा, चाचा मेरा तथा महपा पवार ने, चाचा मेरा एंड महपा पवार, चाचा मेरा तथा महपा पवार ने, चाचा मेरा एंड महपा पवार, चाचा मेरा तथा महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। मर्डर्ड मोकल, मोकल की हत्या कर दी थी। मर्डर्ड मोकल। अब ये तीनों तो भाई मोकल को मार के भागे मालवा की तरफ। उधर जंगल पड़ते थे, खेत पड़ते, उधर खेतों की तरफ भागे। अब मोकल तो मर गया। अब अहमद शाह की सेना सामने बैठी, उससे लड़ाई कौन करे? तो मोकल की एक रानी थी, उस रानी का नाम था कमलावती। क्या नाम था? अरे कमलावती अहमद शाह का सामना करती है। अहमद शाह भी कोई लड़ाई वड़ाई जीत नहीं पाता, वो भी थोड़ा बहुत नुकसान उसको होता है, थोड़ा बहुत इनको होता है, वो चुपचाप यहीं से वापस चला जाता है। कुल मिला के याद ये रखना कि मोकल की कौन सी रानी ने अहमद शाह का सामना किया? फिर देखो, मोकल की रानी कमलावती ने, मोकल्स क्वीन कमलावती, मोकल की रानी कमलावती ने, मोकल्स क्वीन कमलावती, कमलावती ने अहमद शाह का सामना किया। कन्फ्रंटेड अहमद शाह, अहमद शाह का सामना किया। कन्फ्रंटेड अहमद शाह, अहमद शाह का सामना किया। किसका सामना किया? अहमद शाह। अब आपने लिख लो सांस्कृतिक उपलब्धियां। मोकल ने कल्चरल डेवलपमेंट क्या करवाया था? लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स, कल्चरल अचीवमेंट्स, सांस्कृतिक उपलब्धियां। भाई ये सारी तो पॉलिटिकल बातें हैं ना, किससे लड़ाई की, किससे संधि की, कौन मार गया, कौन संभालता है। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। अब सुनना, देखो एक एक बात बताता हूं। चित्तौड़ में बीच में कुछ समय के लिए मालवा के परमारों ने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा किया था? जब जैतर सिंह चित्तौड़ को राजधानी बनाता ना, तो उससे पहले कई दिनों तक चित्तौड़ किसके पास था? परमारों। किसके पास था? परमार। परमार कहां के थे? मालवा। कहां के थे? मालवा। उन मालवा वाले परमारों में एक परमार था, उसका नाम था भोज परमार। क्या नाम था? कहां का राजा था भोज परमार? कहां का राजा था? ये वही भोज परमार है जिसके बारे में अक्सर आप बोलते रहते हो, कहां तो राजा भोज। बोलते रहते हो कहां तो राजा भोज और कहां गंगू। दक्षिण भारत में दो राजा थे, एक का नाम था गांगे, एक का नाम था तेलप। कौन कौन है दो? एक तो है गांगे, एक कौन है? तेलप। साउथ इंडिया में दो राजा, एक का नाम क्या है? गांगे, एक का नाम क्या है? उनको भोज ने बार बार हराया, इतना भयंकर हराया कि लोग कहने लगे कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप। कहां गांगे और गांगे हो गया, गंगू और तेलप हो गया। इसलिए आप बोलते हो कहां तो राजा भोज और कहां गंगू। वो दो आदमी, एक का नाम था गांगे और एक का नाम क्या है? गांगे वंश था, एक तेलप नाम का राजा। तो गांगे और तेलप को मालवा का भोज परमार हरा कहते हैं। ये वही भोज परमार है। तो ये भोज परमार साउथ इंडिया की तरफ जीत रहा था, तो इधर इनका चित्तौड़ की तरफ भी कुछ समय के लिए कब्जा हुआ। तो चित्तौड़ में इसने शिव जी का एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम है? कौन से भगवान जी का नाम? क्या मंदिर का? आप पूछोगे सर फिर ऐसा नाम क्यों रख दिया? क्योंकि जो भोज परमार है, इसकी खुद की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। क्या उपाधि थी? क्या उपाधि थी? त्रिभुवन। तो इसने अपने नाम पर इसने कहा मैं त्रिभुवन नारायण इस मंदिर को बनवा रहा है, इसलिए मंदिर का नाम ही क्या रख दिया जाए? त्रिभुवन नारायण। आजकल अपने इस मंदिर को एक नाम और देते हैं, वो देते हैं समिधेश्वर मंदिर। क्या देते हैं? क्या नाम देते हैं बताओ? आप याद करो, मैंने एक बात बताई थी कि जिनके पीछे भी ये स्वर लगा हुआ हो, इसका मतलब वो किसका मंदिर है? किसका मंदिर है? वास्तव में इस मंदिर में शिव जी भगवान की जो मूर्ति है, उसमें शिव जी ऐसे बैठे हैं जैसे समाधि में बैठे हो। किस में बैठे हो? समाधि में ईश्वर। तो यूं बोलते भाई ये कौन सा मंदिर है जिसमें ईश्वर समाधि में बैठा है? समाधि ईश्वर, समाधि ईश्वर, समाधि ईश्वर, समाधि ईश्वर करते करते क्या हो गया? तो इसी का नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर है। इसी का नाम क्या है? समिधेश्वर मंदिर। कहां पर है? बनवा के कौन गया था?
लेकिन इसको दोबारा बनवाता है मोकल। कोई पूछेगा मोकल चित्तौड़ में कौन से शिव मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है? समिधेश्वर मंदिर, या वास्तव में किसने बनवाया? और भोज परमार कहां का राजा था? पल्ले बड़ी बात, 1 नंबर लगा के लिखो, मत जैसे लिखो वैसे लिखो। चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। He rebuilt Samideshwar temple at Chittor. He rebuilt Samideshwar temple at Chittor. चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। He rebuilt Samideshwar temple at Chittor. चित्तौड़ में समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लाइन चेंज करके इसी पॉइंट में लिख लो। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। अर्लियर दिस टेम्पल वॉज नोन एज त्रिभुवन नारायण टेम्पल। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। अर्लियर दिस टेम्पल वॉज नोन एज त्रिभुवन नारायण टेम्पल। पहले इस मंदिर को त्रिभुवन नारायण मंदिर कहा जाता था। अर्लियर दिस टेम्पल वॉज नोन एज त्रिभुवन नारायण टेम्पल, जिसे मालवा के भोज परमार ने बनवाया था। विच वॉज बिल्ट बाय भोज परमार ऑफ मालवा, जिसे मालवा के भोज परमार ने बनवाया था। विच वॉज बिल्ट बाय भोज परमार ऑफ मालवा, जिसे मालवा के भोज परमार ने बनवाया था। विच वॉज बिल्ट बाय भोज परमार ऑफ मालवा, जिसे मालवा किसने बनवाया था? याद रह जाएगी पूरी बात। अब 2-3 सवाल। एक सवाल, ये समिधेश्वर मंदिर कहां पर है? चित्तौड़। ये बनवाया किसने था? भोज परमार। भोज परमार कहां का था? मालवा। इससे पता चलता है कि मालवा वाले परमारों का थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे क्या रहा है, तभी तो मंदिर बनवा सकता है। उसने इस मंदिर का नाम क्या रखा था? त्रिभुवन नारायण। त्रिभुवन नारायण क्यों रखा? क्योंकि भोज की उपाधि क्या है। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? मोकल। फिर और क्या? अब 2 नंबर लगा के लिखो। फिर मोकल यहाँ चित्तौड़ में विष्णु भगवान का मंदिर भी बनवाता है, द्वारिकानाथ। कौन सा मंदिर बनाता है? द्वारिका। तो लिख लो, द्वारिकानाथ मंदिर तथा तालाब, ये दोनों भी चित्तौड़ में बनवाए गए। द्वारिकानाथ टेम्पल एंड पॉन्ड। समझ जाओगे ना सीधा इतना ही। चित्तौड़ में एक तो समिधेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, एक कौन सा मंदिर बनवाया? द्वारिकानाथ, और साथ में उसके क्या बनवाया? तालाब। अच्छा, हम देखो परसों पढ़ रहे थे कि एकलिंग जी का जो मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया? बापा। पर वो मंदिर मंदिर था। उसके बाद चारों तरफ 4 दीवारी यदि कोई बनवाता तो बनवाता मोकल। कौन बनवाता है? 4 दीवारी को बोलते हैं परकोटा। क्या बोलते हैं? लिख लो, एकलिंग मंदिर का परकोटा, रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल। एकलिंग मंदिर का परकोटा। रैम्पार्ट ऑफ एकलिंग टेम्पल, एकलिंग मंदिर का परकोटा। ये कहां पर बनाया उसने? नागदा। आगे नागदा है तो पता ही है अपने को, चाहो तो वापस लिख लो नागदा। नागदा कहां पर पड़ता है आपका? उदयपुर। इसका एक भाई था, उस भाई का नाम था बाघ सिंह। क्या नाम था? बाघ सिंह मर गया, तो उस बाघ सिंह के नाम पर एक तालाब बनवाया था उदयपुर वाली साइड में, बागेला। कौन सा तालाब बनवाया? लिख लो, बागेला तालाब, उदयपुर। बागेला पॉन्ड। कौन सा तालाब बनवाया था? बागेला, उदयपुर साइड में। ये भी ना, एक इसकी रानी की डेथ हो गई थी। रानी की डेथ हुई तो पंडित जी ने, किसी ने कहा भाई रानी की आत्मा को मोक्ष मिलने के लिए, रानी की आत्मा को मुक्ति मिले, शांति मिले, इसके लिए एक बावड़ी बनवा दो। क्या बनवा दो? बावड़ी। समझ गए? ऐसा कुआं जिसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, उनको क्या बोलते? बावड़ी। तो एक बावड़ी बनवाई। जिस जगह पे बावड़ी बनवाई उस जगह का नाम है श्रृंगी ऋषि। क्या नाम है? तो लिख लो, श्रृंगी ऋषि बावड़ी। लिख लो, श्रृंगी ऋषि स्टेपवेल। श्रृंगी ऋषि बावड़ी, उदयपुर में। ये भी श्रृंगी ऋषि जगह का नाम है। तो मोगल के टाइम में निर्माण कार्य किस किस का हुआ? पहले तो कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण? समिधेश्वर। फिर चित्तौड़ में कौन सा मंदिर? द्वारिकानाथ। उसके साथ में क्या बनवाया? तालाब। फिर एकलिंग मंदिर का क्या बनवाया? परकोटा।
भाई बाघ सिंह की याद में बाघेला, और रानी की आत्मा को मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि जगह का नाम है, जहां पे श्रृंगी ऋषि रहते थे उस जगह का नाम ही श्रृंगी ऋषि हो गया, और वहां पर बावड़ी बना दी, इसलिए क्या बोलने लगे, श्रृंगी ऋषि की बावड़ी। वापस सुनो, भगवान राम कितने भाई थे, 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। जानते हो आप, इनकी एक बहन और थी इनसे बड़ी, उसका नाम था शांता। क्या नाम था, भगवान राम की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम क्या था, शांता। शांता की शादी जिनके साथ की गई थी उनका नाम था श्रृंगी ऋषि। शांता की शादी जिसके साथ की गई उनका नाम क्या था, श्रृंगी ऋषि, भगवान राम के जिजूसा है। वो श्रृंगी ऋषि जहां रहते थे अपने उदयपुर साइड में, यहाँ की तपस्या की होगी तो उस जगह का नाम ही क्या पड़ गया, श्रृंगी ऋषि। वहां पर बावड़ी बनाई इसलिए नाम क्या हो गया, पहले पड़ गई बात। मैंने बताया राजा महाराजा जहां भी कुछ भी बनवाते वहां क्या लगवाते, अभिलेख। तो अब कोई पूछे श्रृंगी ऋषि के बावड़ी का अभिलेख कौन से राजा के टाइम का है, कौन से का है, मोकल। पर इसमें मोकल अपनी बात तो बताता है, अपने पिताजी लाखा की भी बताता है, उनके पिताजी की भी बताता है, हमीर तक की बातें बताता है। कहां तक की बताता है, क्योंकि राणा शाखा कहां से शुरू हुई। तो अब कोई पूछेगा श्रृंगी ऋषि के अभिलेख में कहां से कहां तक के राजाओं की जानकारी है, हमीर से, याद रह जाएगी बात आपकी। ये नीचे लिख लो, एक नीचे अलग से लिख के अलग से अपने बॉक्स में बंद कर लेंगे। देखो श्रृंगी ऋषि अभिलेख यही बावड़ी के पास लगा हुआ है। ये थोड़ा काम का है, ये क्वेश्चन पूछते हैं तो ये कर लेते हैं। श्रृंगी ऋषि अभिलेख, श्रृंगी ऋषि इंस्क्रिप्शन 1428 ईस्वी का श्रृंगी ऋषि अभिलेख, लिख लो आगे। इस अभिलेख में हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। इस अभिलेख में हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी है। दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम हमीर टू मोकल। हमीर से मोकल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी है। अब अगला राजा चेंज कर लो, और ये सबसे भाई अपने महत्वपूर्ण राजा है, कुंभा, स्टार लगा लेना, ये अपने प्री मेन सब में पूछा जाएगा। कुंभा में लिखना, मोकल का ही बेटा था ये। देखो पिता मोकल, क्योंकि कहानियां अपने आगे कड़ियां जोड़ेंगे तो फिर समझ में आनी चाहिए आगे बातें। और मम्मी का नाम था सौभाग्यवती परमार। पिताजी का नाम क्या था, मोकल। मम्मी का नाम क्या था, सौभाग्यवती परमार। हाँ, वो आगे चित्रकला पढ़ेंगे तब पढ़, है ना। सौभाग्यवती परमार, पिताजी का नाम क्या था, मोकल। मम्मी का नाम क्या था। जब झीलवाड़ा के अंदर वहां मारा गया था ना मोकल को, चाचा मेरा और महपा पुआर दरा, कुंभा वहीं था। कुंभा भी युद्ध में गया हुआ था वहां पे, लेकिन पता चला कि मोकल को मार दिया। और उस दिन चाचा मेरा महपा पुआर का प्लानिंग ये थी कि मोकल को मार के कुंभा को भी मारेंगे, परिवार ही खत्म करो रे इसका। लेकिन कुंभा के साथ वालों को पता चला भाई मोकल को मार दिया, ये कुंभा को मारने आएंगे, तो उन्होंने कुंभा को वहां से निकाल दिया। तुम चित्तौड़ जा, एक बार अहमद शाह से लड़ाई खत्म हो जाए, बाद में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कुंभा वहां से कहाँ गया, चित्तौड़। चित्तौड़ में दादी के पास है। दादी कौन है, दादी कौन है, अंसब। उसने दादी को आगे बात बताया, भाई दादी जी ऐसे ऐसे पिताजी को तो चाचा मेरा और मापा पवार ने मार दिया। कहाँ गए मार के, तो मालवा भाग गए। वो मुझे मारना चाहते थे, मैं जैसे तैसे बच के आया हूँ। हंसा बाई को बेचारी को फिर डर लगा कि जो बेटे को मार गए, इस बात की क्या गारंटी है कि वो पोते को छोड़ देंगे, हो सकता है पोते को भी मार दे। हंसा बाई को वापस हारेगा सहारा बाबा श्याम हमारा, कौन याद आया, रणमल। तो कुंभा का संरक्षक भी किसको बनाया गया, रणमल। लिखो संरक्षक रणमल, गार्जियन। इसलिए पिता माता के नाम लिखे था कि याद रहे भाई मोकल का बेटा ही है कुंभा, इसलिए रणमल बचाने आया है। संरक्षक रणमल, गार्जियन रणमल। अब कोई पूछे कि रणमल मेवाड़ के कौन कौन से 2 राणाओं का संरक्षक बना था, पहले किसका, मोकल, बाद में किसका। अच्छा, रणमल ने आते पूछा भाई क्या बात हुई, बताइए साहब ये बात हुई। किधर भाग गए चाचा मेरा और मापा पंवार, की मालवा भाग गए। उन दिनों मालवा में एक राजा था, उसका नाम था महमूद खिलजी। क्या नाम था, रणमल ने महमूद खिलजी को मैसेज किया, महमूद खिलजी हमारे 3 बंदे, चाचा मेरा महपा पंवार, हमारे राणा मोकल को मारने के बाद तुम्हारी सीमाओं में घूम रहे हैं, तीनों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके हमें सौंपो। महमूद खिलजी को लगा ठीक है यार,
यदि अब मेवाड़ वाले अपने दुश्मन है, क्योंकि मेवाड़ और मालवा की आपस में कोई ज्यादा बनती नहीं थी, और मेवाड़ वाले दुश्मन अपने घूम रहे हैं, ठीक है शरण दो ना, दुश्मन कमजोर ही हो रहा है उससे, तो उसने आनाकानी की, उसने कहा हमारे पास तो नहीं है। रणमल ने कहा देख ढूंढ तो मैं अपने आप भी लूंगा, पर यदि मैंने ढूंढ के मारे और तूने सहायता नहीं की, फिर तेरी गिरे है बाद में देख लेना। महमूद खिलजी ने कहा नहीं है हमारे पास तो। रणमल उनको ढूंढता है, चाचा मेरा दोनों को मार देता है, महपा पुआर आगे की तरफ भाग जाता है। तो कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया, किसको मार के? बोले मार के रणमल आया, पर राजा तो कौन है? कुंभा ही। देखो चाचा तथा मेरा को मारकर, आफ्टर मर्डर चाचा एंड मेरा, आफ्टर मर्डर चाचा एंड मेरा, चाचा तथा मेरा को मारकर कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। कुंभा टुक रिवेंज ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। हमें उदयपुर में एक अभिलेख मिला, उस अभिलेख का नाम है पदराड़ा अभिलेख। क्या नाम है? कुंभा जिस साल राजा बना था उसी साल का अभिलेख है वो, मतलब 1433 का। कब का अभिलेख है? 14। इसमें ये जानकारी है। तो कोई पूछे कि कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया था, ये जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? कब का पदराड़ा अभिलेख? 1433। कुंभा राजा कब बन रहा है? 1433। इसलिए कुंभा का पहला अभिलेख है। कुंभा का राजा बनने के बाद कोई पहला अभिलेख है, वो कौन सा है? लिख लो। यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है, उदयपुर में वही। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। यह जानकारी पदराड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय पदराड़ा इंस्क्रिप्शन। ये क्वेश्चन पूछा किसी एग्जाम में, स्टार लगाना पदराड़ा इंस्क्रिप्शन के। क्या जानकारी मिलती है कि कुंभा ने अपने पिता का क्या ले लिया था? हत्या का बदला ले लिया। अब रणमल ने जब चाचा मेरा को मार दिया, रणमल वापस आया हंसाबाई के पास, उसने कहा दीदी चलटा दिया दोनों को, और मैं पवार भाग गया, चिंता मत करो, इधर आसपास ही नहीं भटकेगा, अब मैं जाऊं वापस मारवाड़। और हंसाबाई ने कहा नहीं भाई, पिछली बार तुम गया था, तेरे जाते ही मोकल को मार दिया, थोड़े दिन और रुक जा। रणमल ने कहा ठीक है तुम कह रहे हो तो और रुक जाता हूँ। तो रणमल नहीं, रणमल का पूरा परिवार यहाँ आया हुआ था, रणमल के भाई, रणमल के बेटे पर बदला लेने आए, तो खूब सारे लोग आए हुए थे। अब ये भाई बेटे सारे यहाँ पर रह रहे। मारवाड़ वाला कौन सा वंश है? राठौड़। मेवाड़ वाले सिसोदिया है। अब वहां दो गुट बन गए, ये तो मारवाड़ वालों का गुट, एक मेवाड़ वालों का गुट, या एक तो राठौड़ों का गुट और एक सिसोदियों का। अब ये सिसोदियों को बड़ा बुरा लगता है कि उनपे नेतागिरी कौन करता है? राठौड़ आगे रणमल आ करता, उनको लगा रणमल यार हेल्प करने आया था, जा वापस। चुंडा मालवा चला गया था, चुंडा का एक भाई है, उस भाई का नाम था राघव देव। क्या नाम था? राघव देव। वो सिसोदियों का नेता था। मेवाड़ के गुट में सिसोदियों की नेतागिरी कर रहा है, वो कौन था? राघव देव यहां पर बैठा, किसका नेता बना हुआ? सिसोदियों का नेता। उसने एक दिन रणमल को टोक दिया, उसने रणमल को कहा कि अतिथि वापस कब जाओगे? यहाँ धरना दे के बैठ गए, थोड़े दिन के लिए बुलाया था हमने, वापस जाओ यहाँ से। रणमल को लगा कि ये अपने खिलाफ बोलता रहता है। रणमल ने अपने भाइयों को और बेटों का इस राघव देव को साइड में लो रहा, थोड़ा सा बाहर बेटे पड़े जो राघव देव को मार दिया। एक बंदा आपका विरोध कर रहा है, उसको भी आपने मार दिया। अब आपका विरोध करने वाला कोई कुंभा, तो विरोधी क्या करे, क्योंकि कुंभा के तो बाप का भी मामा लगता है रणमल, और कुंभा की दादी हंसाबाई बेटी है, हंसाबाई का भाई, हंसाबाई कह रही है, वैसे वैसे मानना पड़े। कुल मिला के मेवाड़ में होलसेल पावर कौन बना हुआ पूरी तरीके से? लिखो देखो, मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स डोमिनेंस वाज इंक्रीज्ड इन मेवाड़ कोर्ट। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स डोमिनेंस वाज इंक्रीज्ड इन मेवाड़ कोर्ट। मेवाड़ दरबार में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल्स डोमिनेंस वाज इंक्रीज्ड इन मेवाड़ कोर्ट। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड। सिसोदियास लीडर राघव देव, फर्स्ट टाइम लिख लेना, चुंडा का भाई, ब्रदर ऑफ चुंडा। तथा उसने सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड। सिसोदियास लीडर राघव देव, सिसोदियों के नेता राघव देव को मरवा दिया। एंड ही गोट मर्डर्ड। सिसोदियास लीडर राघव देव, चुंडा का भाई था ये ना, ये सिसोदियों का नेता बना हुआ था इधर। भाई चुंडा उधर चला गया तो सलुम्बर को ये लोग ही संभालते थे, इधर सलुम्बर को संभालते। सलुम्बर का सामंत तो उसको लगता है मैं सलुम्बर के सामंत का भाई हूँ, उसने विरोध किया, रणमल ने उसको क्या करवा दिया? मरवा दिया। अब पूरी तरीके से किसकी चलने लगी? रणमल की।
यहाँ जब रणमल मेवाड़ में इतने दिन तक रह रहा था तो यहाँ रणमल की गर्लफ्रेंड बन गई बारमली। क्या नाम था? ऐसे रणमल के पता नहीं क्या जी में उसने बारमली कहा। बारमली की बात बताऊं, किसी को नहीं बताए। बारमली ने काम बताओ कि मैं बहुत जल्दी कुंभा को मारूंगा। किसको मारूंगा? उसने कहा, कुंभा आपके भांजे का बेटा है, आपकी बहन का पोता है, और आपको कुंभा की रक्षा के लिए बुलाया हुआ है, और आप क्या बात करते हो कुंभा को मार दो। उसने कहा चुप, कोई बेटान भाणजान कुछ ही नहीं होता। मैं कुंभा को मारूंगा और कुंभा को मार के मेवाड़ पे कब्जा करूंगा, फिर मारवाड़ तो मेरा है साथ में, और क्या जाएगा। और तू ये बात किसी को बताएगी नहीं, और मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा, तू रानी बनेगी। पर बारमली से को ये अच्छा नहीं लगा। बारमली मेवाड़ की थी, उसको लगा ठीक है अपने रणमल से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी अपने राजा को मार दे। कोई राज्य के साथ विश्वासघात नहीं किया। वो अगले दिन हंसाबाई के पास गए, उसने हंसाबाई को जाकर कहा, हंसाबाई आप पता नहीं मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे, विश्वास करोगे या नहीं करोगे, पर आपका भाई रणमल बहुत जल्दी आपके पोते कुंभा को मार देगा। और हंसाबाई ने कहा ये क्या बदतमीजी है, मेरे भाई पे कैसे इल्जाम लगा सकती है, तुझे क्या पता कर देगा। उसने कहा मुझे ही पता है, और तो किसको होगा। अब बेचारी हंसाबाई फंस गई। हंसाबाई यदि रणमल को यह कहे कि प्लीज कुंभा को मत मारना, तो क्या पता उसके मारने का प्लान 1 साल बाद का हो, आज ही मारे। वो गांव में पागल आदमी वाली सी बात है जी। गांव में एक पागल आदमी था, महिलाएं पानी लेने के लिए जाती, उनके मटके गिरवा दिया करता, बच्चों को थप्पड़ मार दिया करता, बूढ़े लोगों की लकड़ियां खींच खींच के भाग जाया करता। एक दिन गांव वालों ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाकर, अरे पागल आदमी बाकी सब ठीक है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा ये तो पता ही नहीं था मेरे को, ऐसा भी किया जा सकता है क्या। तो भाई पागल आदमी को कोई भी टेक्निक देनी नहीं, उसे कोई भी प्लान देना नहीं, वरना वो एग्जीक्यूट कर देगा हाथों हाथ। तो अब हंसाबाई को लगे कि रणमल को कह दिया मत मार तो ये कल ही मार जाएगा कहीं पे। अब हंसाबाई को लगा अब क्या किया जाए, तो हंसाबाई को वापस चुंडा याद आया। कौन याद आया? जो हंसाबाई गए विश्वास की वजह से कहां चला गया था, मालवा, और उसने कहीं से चुंडा की नई जियो सिम के नंबर कबाड़े, और उसने चुंडा को मैसेज किया, ऐसी भी क्या नाराजगी है, किसके घर में लड़ाई नहीं होती है, जहां 4 भांडे रहते हैं आपस में खड़कते ही हैं थोड़े बहुत। मैं आपकी सौतेली माँ हूं, आप ऐसे नाराज हो गए चले गए। दुनिया क्या कहती है कि खुद की माँ होती नहीं जाने देती, सौतेली माँ इसलिए घर से निकाल दिया, प्लीज आपको वापस आ जाना चाहिए। चुंडा जी भी उधर नरेगा पे जॉब कर करके तंग आए हुए थे भाई, दूसरे राज्य में रहना तो तब ही काम है भाई। और चुंडा जी ने कहा आप तो बताओ आना कब है, कल ही आ जाओ। चुंडा जी बिना टिकट ही अगले दिन सीधे चित्तौड़ पहुंचे। आया भाई बताओ क्या बात हुई, और पूरी बात बताई कि आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल ने कुछ दिन शासन संभाला, फिर अपनी सहायता से मारवाड़ का राजा बना, फिर मोकल को मार दिया, हमने रणमल को वापस बुलाया। हालांकि इसने चाचा मेरा को मार के मोकल का बदला तो लिया, पर उसने राघव देव को भी मार दिया, और अब ये किसको मारना चाहता है। अब अपने को क्या करना है कि ये कुंभा को मारे, इससे पहले अपने इसको ही मार दे। पर रणमल को मारे कौन? वो डाकी था, डाकी। मतलब यूं कोई 6.5 फीट की हाइट थी, 150 किलो वजन था उस आदमी के अंदर, और यूं 2-4 को तो झिंटे पकड़ ले तो बिड़ा बिड़ा के मारे, ऐसा आदमी था। तो अब प्लानिंग की कि इसको मारें कैसे। एक बार वापस बारमली को बुलाया, और बारमली का, बारमली यदि तू इसको शराब पिला के बेहोश कर दे तो बेहोशी में मारा जा सकता है, होश में तो आदमी आज मरे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल से दिलो जान से मोहब्बत करती हूँ, पर जब तुम इतना कह रहे हो तो देश के लिए मैं दिल पे पत्थर रखकर ब्रेकअप कर लूंगी। और ये वाला कर सकती हूँ मैं ऐसा। उस दिन भाई रणमल जी बाहर से गए, जाते उन्होंने कहा कि हाँ बारमली खाना लगा दे, और बारमली ने कहा ये क्या तरीका है, चलिए बाहर से 2 पैक लगा के आते हो, कभी मेरे साथ भी पिया करो। बारमली बोतल लेके तैयार बैठी थी। रणमल जी ने कहा कि इतनी रोमांटिक तुम पहले कभी नहीं थे, खोल बोतल खोला। अब भाई बारमली पिलाया, एक बोतल में डाकी की क्या असर पड़ता उसके, और बारमली ने दूसरी बोतल खोली, उसने कहा मैं कब कब कहती हूँ, एक मेरे हाथ से गिलास पियो। तो 2-2.5 बोतल में उसके नशा हुआ, तो चारपाई पे गिर गया। तो इतना लंबा था कि उसके पैर चारपाई से नीचे लटकते थे। अब उसने चुंडार सिसोदिए बाकी आसपास खड़े थे, बारमली ने कहा भाई आ जाओ मार दो इसको, पर उनको फिर भी डर लगे कि यदि ये खड़ा हो गया तो। वो नजदीक आए, पहले आगे चारपाई पे बांधा, हाथ पैर बांधे, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा, चाकू चाकू मारे। तो उस आदमी में इतना जोर था कि जैसे उसके चाकू लगे उसे होश आ गया, और उसे समझ में आ गया मुझे मार रहे हैं। चाकू लगते दारू भी उतर गई उसकी। तो उसने जो पैर नीचे लटक रहे थे ना, वो पैर जमीन पे टिकाए, जमीन टिकाए, चारपाई समेत खड़ा हो गया उस बंदे को लेकर, उस बंदे को दीवार के भिड़ा के मार दिया था उसने। पर वो बंधा हुआ था, तो ये बाकी वाले किसी के पास तलवार था, किसी के पास बर्छा था, किसी के पास भाला था, उसके मारे मार मार के उसको मार दिया। तो रणमल किसकी सहायता से मार दिया गया? तो लड़कों,
बुलाती है पर ध्यान रखना है ना इस बात। क्या रे तुम्हारी लाइट के क्या हुआ रे? हाँ आएगी। टाइम टाइम मेरा तो हुआ नहीं, अभी कई साल जीवता रहूंगा मैं। ऐसे कैसे कह सकते हो टाइम हो गया? तो अभी लाइट आ जाए तो आराम से निकलें धीरे धीरे, वरना कहीं पड़ोगे गिरोगे। आराम से निकलना, कोई भी निकले तो। वाह, कोई निकल पढ़ लेंगे ना, याद रखना कल लिखवा दूंगा, लिखवाई नहीं लाइन है ना।